आदरणीय डॉक्टर विपिन कुमार झा ज्वाइन कर लिए आज के मुख्य वक्ता। उनका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। भारती कॉलेज आदरणीय डॉक्टर विपिन कुमार झा एवं डॉक्टर पीयूष सुनने के लिए बहुत ही उत्साहित है और आप लोगों का व्याख्यान हम लोगों के लिए निसंदेह बहुत ही बात ही होगा। संस्कृत पाठ के तो आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत। संस्कृत विभाग में बहुत बहुत अभिनंदन। डॉक्टर पीयूष राज। सब मेरे में है। सबको बहुत बहुत नमस्कार, नमन। जो कार्यक्रम विषय बहुत ही छात्र उपयोगी है। संस्कृत के साथ साथ भाषा भी, भाषा दोनों ही पढ़ाए जाते हैं। हिंदी और पढ़कर आते हैं। संस्कृत भाषा के मूल ग्रंथों को देखते हैं तो इनको कठिन समझकर हिंदी अनुवाद और मैं अपने टीचर्स को इस बात की बधाई रंजन का बात समझकर जॉइंट डिग्री ऑफ कॉलेजेस संस्कृत के विद्वान बहुत व्यस्त होने के बावजूद उन्होंने समय निकाल कॉलेज किया है। सॉरी बोला आवाज में दिक्कत हो रही है। दिन बनने के बाद सर पहली बार हमारे कॉलेज में आ रहे हैं। आपका बहुत स्वागत। और हमारे वक्ता डॉक्टर विपिन कुमार जी संस्कृत के मर्मज्ञ विद्वान हैं। इनके पीएचडी आईआईटी से है और सदैव छात्रों के सहयोग के लिए तत्पर रहते हैं। आपका बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत भारती के प्रांगण में इस वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर। हमारे दूसरे वक्ता डॉक्टर विद्यालय पीपल्स कॉलेज बहुत ही सौहार्द विद्वान है और मैं सब संस्कृत भाग को धन्यवाद, साधुवाद और बधाई देती हूँ उपयोगी सफल कार्य के लिए। बहुत बहुत अभिनंदन हमारे सभी मुख्यों का, हमारे संस्कृत विभाग की का और हमारे साथ जुड़े अन्य बहुत बहुत स्वागत। और मैं डॉक्टर चंदन करती हूँ कि वो इसको गाते हुए चले। बहुत बहुत अभिनंदन एक बार फिर से भारती कॉलेज की ओर से। थैंक यू चंदन जी। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। आज भारती कॉलेज में एक इंटरव्यू भी चल रहा है। मैडम के बावजूद संस्कृत को लेकर के और संस्कृत विभाग को लेकर के मैडम का एक विशेष हमेशा से प्रेम रहता है। तो मैडम अपने व्यस्त समय में से हम लोगों के लिए समय निकाला, इसके लिए मैडम को बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा जरूर जुड़ना चाहते हैं हम। आपको आगे चली चलूंगी। मैडम के स्वागत भाषण के बाद मैं जैसे कि सरस्वती वंदना से आज के कार्यक्रम को प्रारंभ करना चाहूंगा। तो मैं द्वितीय वर्ष की छात्रा कुमारी कात्यायनी को आमंत्रित करता हूं कि वो आए और सरस्वती वंदना के साथ कार्यक्रम को प्रारंभ करें। कुमारी कात्यायनी।
आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार। आज की सरस्वती वंदना हम शुरू करते हैं। रवि रुद्र पितामह विष्णुनुतम हरिचंद्र कुमकुम पंकजसुतम। रवि रुद्र पितामह विष्णुनुतम हरिचंदन कुमकुम पंकयुतम। मुनिवृंद गणेन्द्र समानयुतम तव नामि सरस्वती पादयुगम। शशिशोभे सुधा हिमधामयुगम सरदाम्बर बिंब समान करम। बहुरत्न मनोहर कांतियुतम तव नामि सरस्वती पादयुगम। कनकाब्ज विभूषित भूतिपदम भव भाव विभाषित भीन पदम। प्रभु चित्त समाहि साधु तव नामि सरस्वती पादयुगम। गुणने कुलाशित भीति पदम गुण गावे गौर पदम। कोमल पादरतम तव नामि सरस्वती पादयुगम। रुद्र पितामह विष्णुनुतम हरिचंद्र युतम। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद कात्यायनी। इस कार्यक्रम के मूल में हमारे विभाग की विभागाध्यक्षा डॉक्टर आशा तिवारी का योजना है। तो मैं मैडम से निवेदन करूंगा कि वह सम्मानित अतिथियों के स्वागत के साथ कार्यक्रम की पूरी पीठिका के साथ कार्यक्रम को गति प्रदान करें। आदरणीय डॉक्टर आशा तिवारी मैडम। पर समासीन हमारे मुख्य अतिथि जी प्रोफेसर रंजन कुमार त्रिपाठी जी, ज्वाइंट डीन ऑफ कॉलेजेस दिल्ली यूनिवर्सिटी, डॉक्टर विपिन कुमार झा जी, डॉक्टर पीयूष राज जी, हमारी प्रधानाचार्य महोदया, और इसके अतिरिक्त इस मंच पर जितने भी विद्वान जुड़े हैं, विद्यार्थी जुड़े हैं, मैं आप सभी का एक बार पुनः हृदय की गहराइयों से स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। ये बहुत ही खूबसूरत कालखंड है इन अर्थों में भी कि भले ही हम फिजिकल रूप से, शारीरिक रूप से दूर दूर बैठे हुए हैं, लेकिन ये जो टेक्निक योजना है, इसके माध्यम से हम एक दूसरे से निरंतर जुड़े हुए हैं और दूर होते हुए भी हम एक दूसरे के विचारों से लाभान्वित हो रहे हैं। निरंतर 2 वर्षों से ये कार्यक्रम इसी तरह से चल रहा है। कभी भी ये नहीं लगा कि इतनी बड़ी विविधता आई और इस कारण लोग घरों में बंद रहे, शिक्षक हो चाहे विद्यार्थी हो, तो इस माध्यम ने हमें लगातार एक दूसरे से जोड़े रखा। तो ये वर्चुअल प्लेटफॉर्म हम सभी के लिए बहुत ही उपादेय है, लाभदायक है। और आज का जो कार्यक्रम रखा गया है, हमारी प्रधानाचार्य महोदया अपना बहुमूल्य समय आकर के यहाँ पर अपना मंतव्य रख गई हैं। आप सभी दिव्य महानुभावों का स्वागत भी उनके द्वारा किया गया और मैं पुनः उन्हीं की उस स्वागत परंपरा को, अभिनंदन परंपरा को आगे बढ़ा रही हूँ। तो इतना व्यस्त रहते हुए भी समय की सबके पास कमी है और आप जैसे विद्वानों के पास तो जैसे प्रोफेसर रंजन कुमार त्रिपाठी जी हैं, अभी अभी आपको इतना बड़ा उत्तरदायित्व मिला है, जिम्मेदारी मिली है, तो
जाहिर सी बात है, हम ही लोगों के पास समय नहीं होता, तो आपके पास तो आपका तो एक एक मिनट मूल्य है। फिर भी आपने जो सहयोगी हैं उनके आग्रह को स्वीकार किया और हमारे बच्चों के लिए आप जो लेके आए हैं, हमारे शिक्षकों के लिए आप जो विचार मंथन लेकर के आए हैं, ये हमारे सब उपयोगी रहेगा। बेसब्री से उसका इंतजार कर रहे हैं। साथ में जुड़े हुए डॉक्टर विपिन कुमार झा जी और डॉक्टर पीयूष राज जी, मैं आप दोनों का भी हृदय की गहराइयों से पुनः स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और मैं चंदन कुमार, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आपने अपने व्यस्त समय में से हम लोगों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब जो हमारे बीच आज के प्रथम वक्ता है वो डॉक्टर विपिन कुमार झा। आप इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए करने के बाद जेएनयू से आपने एमए किया, आईआईटी से पीएचडी और डिलीट अभी आप कर रहे हैं। आपने राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय है वहां साहित्य विभाग में सहायक प्राध्यापक पद पर कार्य किया है। नालंदा विश्वविद्यालय में कार्य किया है। अभी केंद्रीय विश्वविद्यालय हरियाणा विश्वविद्यालय महेंद्रगढ़ में आप हैं। आपने अनेक शोध कार्य किए हैं, 7 पुस्तक, 4 संपादित पुस्तक, 2 समीक्षा ग्रंथ और 81 शोध लेख आपके प्रकाशित हो चुके हैं। आपकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि आप निःशुल्क प्रतिदिन छात्रों के लिए सेवा प्रदान करते रहते हैं निरंतर विगत 10 वर्षों से। तो आपका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। और आज संस्कृत मूल ग्रंथ की पाठन संबंधी, पाठ्य विधि संबंधी जो कुछ समस्याएं जब हम करते हैं, आप उसके पर आज प्रकाश डालेंगे। हमारे छात्रों के लिए, हम लोगों के लिए बहुत ही लाभप्रद होगा। तो बिना विलंब की मैं चाहूंगा आदरणीय डॉक्टर विपिन कुमार झा, आदरणीय डॉक्टर विपिन कुमार झा। बहुत बहुत धन्यवाद चंदन जी। स्लाइड शो हो रहा है और वॉइस क्लियर है? ठीक, वॉइस क्लियर, ठीक। मैं आज जिस विषय पर मेरा वक्तव्य है वह है संस्कृत के मूल ग्रंथों की पाठ विधि। मैं आगे बढ़ूं इससे पूर्व आचार्यों को हम प्रणाम करना चाहते हैं और मां सरस्वती को प्रणाम करते हुए अपने वक्तव्य को आगे हम प्रस्तुत करेंगे। ओम पूर्णं यस्य समस्तमेव भुवने कर्तव्यपुञ्जं स्वकम् येनाकारिसमुज्ज्वलं स्वतपसा वंशद्वयं जीवने आदर्शं बुधपुङ्गवं निजकुलाचारस्य संरक्षकम् लोकाचार सुधारकं परगुरुं तं दीनबन्धुं भजे। सभा में उपस्थित समस्त विद्वज्जनों को मेरा प्रणाम। मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ पर विद्यमान स्वनामधन्य आचार्य रंजन कुमार त्रिपाठी महोदय, जिन्होंने वक्तव्य का बीज जो है वह प्रस्तुत कर दिया और हम लोगों को छोड़ दिया मध्य में, क्योंकि आप
अब आपके हवाले है, अब इसको आप कितना आगे ले जाते हैं इस निमित्त। इसके साथ ही यहाँ पर भारतीय महाविद्यालय की संरक्षिका प्राचार्य प्रोफेसर रेखा सप्रा महोदया यहाँ पर उपस्थित हैं, उनका मैं प्रणाम करता हूँ। साथ ही संस्कृत विभाग को गतिमान बनाए रखने वाली जो साहित्य मर्मज्ञा हैं डॉक्टर आशा तिवारी महोदया, उनका अभिनंदन करते हुए, साथ ही यहाँ पर महाविद्यालय के भिन्न भिन्न आचार्य, जैसे वेद से संदर्भित डॉक्टर प्रेम जी, व्याकरण से संदर्भित डॉक्टर सुमन, डॉक्टर विंध्या जी, साथ साथ डॉक्टर माधव जी, इसी तरह डॉक्टर प्रतिभा जी, और अनुजकल्प जो हमारे डॉक्टर चंदन झा जी हैं, साथ साथ डॉक्टर प्रवीण जी। इसके साथ ही साथ जो कुछ हमारे मार्गदर्शक यहाँ पर उपस्थित हैं, डॉक्टर श्री पवन मेहता जी, जगदानंद झा जी, इस तरह से अन्य जितने भी महनीय व्यक्ति उपस्थित हैं, उन सभी का मैं प्रणाम करता हूं और मैं अपने वक्तव्य को आगे ले जाता हूं। लेकिन इससे पूर्व जिनके लिए मैं यहाँ पर उपस्थित हूं, भिन्न भिन्न विश्वविद्यालयों से के जो छात्र हैं, जो यहाँ से कुछ लेकर के जाएंगे और आगे चल करके वह राष्ट्र को कुछ दे पाएंगे, उनके लिए मेरी शुभेच्छा है और मैं प्रयास करूंगा जो कि उन्हें मैं कुछ दे सकूं। जो कुछ मैं जानता हूं उसी के आलोक में, कुछ ऐसा नहीं है कि मैं कुछ नया बताने के लिए जा रहा हूं, लेकिन सामान्य रूप से जो कुछ भी है यह अनिवार्य रूप से जो हमारी बुद्धि है उसके अनुरूप मैं प्रयास करूंगा जो कि मैं यहाँ पर उपस्थापित करूं। मेरा जो प्रतिपाद्य विषय वस्तु है वह मैंने कुल 7 प्रभागों में विभाजित करके आपके समक्ष में प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। प्रथम प्रभाग में भाषा बोध के संदर्भ में मैं चर्चा करूंगा। आप सभी जानते ही हैं, सामान्य रूप से मैं उसका रिपीटेशन ही मैं करूंगा, पुनरावृत्ति ही होगी। इसके अनंतर साहित्य संदर्भित परिचय, जिस कलेवर को लेकर के मैं चर्चा करने जा रहा हूं, उसके संदर्भ में पहले चर्चा करूंगा मैं, जिसमें कि पद्य और गद्य, इनकी चर्चा करते हुए वैदिक निधि, क्लासिकल लिटरेचर जिसको आप कहते हैं, इसके साथ साथ साइंटिफिक लिटरेचर जो है, इस पर मैं संक्षेप में चर्चा प्रस्तुत करना चाह रहा हूं। इसके बाद शिक्षण प्रयोजन का क्या औचित्य है, क्यों यहाँ पर हम उपस्थित हैं, क्या इससे लाभ होने वाला है, इस पर चर्चा करेंगे। साथ ही साथ चतुर्थ प्रभाग में शिक्षण विधि में 3 रूप से मैं यहाँ पर प्रस्तुत करूंगा। एक तो गद्य और पद्य दोनों के लिए समान रूप से जो उपादेय हैं, जिनमें कि व्याकरण आदि या मूल वाक्य संरचना, शब्द संग्रह किस तरह होना चाहिए, फिर अंतर वैषयिक चिंतन किस तरह लाभप्रद है, इन सभी विषय वस्तुओं की चर्चा करूंगा। इसके साथ साथ जो गूढ़ विषय, जैसे कि प्रारंभ में ही इन्होंने चर्चा की, जो साहित्यिक सिद्धांत हैं, अवधारणाएं हैं, उनको समझने के लिए, या फिर दार्शनिक जो गूढ़ विषय हैं उनको समझने के लिए किस तरह हम हमारी चिंतन परंपरा किस तरह होनी चाहिए और किस तरह से हम उन वाक्यों को समझें, उनका किस तरह से हम अर्थ ग्रहण करें, इसकी परिपाटी कुछ अलग होती है। सामान्य रूप से हम कथा आदि जो अध्ययन करते हैं उसकी परिपाटी और गूढ़ विषय अवबोध हेतु जो मूल स्तंभ है वो सामान्य रूप से एक दोनों का जो अंतर है वह माइन्यूटली है, अर्थात बहुत सूक्ष्म अंतर है, लेकिन उनमें अंतर होते हैं, इन पर मैं चर्चा करूंगा। फिर छठे प्रभाग में हम भाषा अवबोध हेतु जो तकनीकी है, तकनीक के संदर्भ में भी मैं चर्चा करूंगा, क्योंकि मैं उस मोह का संवरण नहीं कर पाऊंगा क्योंकि तकनीक से संबद्धता होने के कारण। और अंतिम प्रभाग जो होगा उसमें निष्कर्ष की चर्चा करते हुए जिज्ञासा सत्र होगी, जिसमें कि 10-15 मिनट आप लोगों को दिया जाएगा। आप जो भी जिज्ञासा हो छात्र पूछ सकते हैं। कुल हमारे पास 1 घंटे का टाइम है, उसके अनुरूप हम चर्चा करना प्रारंभ करते हैं। प्रथम प्रभाग के अंतर्गत मूल रूप से 2 विषय वस्तुओं की चर्चा की जा रही है। एक तो भाषा बोध जब हम कह रहे हैं तो उसका क्या अभिप्राय है,
और संस्कृत का ही हमने यहाँ पर ग्रहण क्यों किया, यद्यपि संस्कृत विभाग के द्वारा आयोजित है वो अलग बात है, लेकिन यहाँ पर हम संस्कृत को ही क्यों ग्रहण किए, अन्य भाषा को लेकर के भी हम चर्चा कर सकते थे। तो सामान्य रूप से जो आप पाश्चात्य सिद्धांतों को जो समझते हैं, देखते हैं, वह इस रूप में देखते हैं जो वहां पर वो अर्जन और अधिगम उनको व्याख्यायित करते हैं। उसके साथ साथ कुछ आचार्य उनके हैं जो व्याख्यायित करते हैं जो कि किस तरह से अर्जन का क्या अभिप्राय लेना चाहिए, अधिगम का क्या अभिप्राय लेना चाहिए। लेकिन जब भारतीय परंपरा को देखें आप, तो वहां पर आकर के आप देखेंगे जो गुरुकुल परंपरा रही है या वर्तमान जो औपचारिक शिक्षा, जो उच्च शिक्षा देखते हैं या जिस स्तर पर आप हैं वहां पर जो अध्ययन देखते हैं, वहां पर ये इन दोनों में भी पार्थक्य बहुत ही सूक्ष्म है। क्योंकि आप गुरुकुल परंपरा में जब होते हैं तो बहुत कुछ आप साक्षात उस समय में इस तरह से सीखते हैं जो कि आप उस समय आपको ये नहीं पता होता है जो कि आप किस लिए सीख रहे हैं, उसका क्या उद्देश्य क्या है। आपको कहा जाता है जो कि आप अमरकोश तैयार कर लीजिए, अमरकोश रख लीजिए, लेकिन जब आप आगे चलते हैं तब आपको पता चलता है जो अमरकोश जो रटवाया गया था उसका उद्देश्य ये था, इस तरह से। तो हम अभी जो चर्चा करने जा रहे हैं उन दोनों का सामंजस्य स्थापित करते हुए हम प्रस्तुत कर रहे हैं। भाषा, संस्कृत भाषा को ही क्यों लिया गया है, तो इसके संदर्भ में देखते हैं जो कि मूल रूप से मातृभाषा, राष्ट्रभाषा, राजभाषा, इनकी बात हम चर्चा करते हैं। अगर हम संस्कृत को देखें तो आज अगले वक्ता जो है पीयूष जी, वह तकनीकी शब्दावली पर चर्चा प्रस्तुत करेंगे और वो बताएंगे आपको क्योंकि तकनीकी शब्दावली आयोग के द्वारा जिन शब्दों को लिया गया है, जिन शब्दों की परिभाषा प्रस्तुत की गई है या उनका अगर अनुवाद आप करते हैं किसी भाषा से, तो आप किस तरह से किसका ग्रहण करना चाहिए, उसमें आपको संस्कृत परक जो शब्द हैं, संस्कृत निष्ठ शब्द जो हैं, उन्हीं को आप लेते हैं। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, यह आप भारतीय संविधान जो है इनके आलोक में आप देख सकते हैं। तो यही से कुछ बातें हैं जिसको आप आधार मान करके अगर आप संपूर्ण राष्ट्र के संदर्भ में चिंतन प्रारंभ करेंगे तो संस्कृत भाषा को ही आप ले सकते हैं। मातृभाषा महत्वपूर्ण है क्योंकि आप जहां से हैं, जो जहां से आपका उद्भव हुआ है और आगे आप चल रहे हैं, वह भाषा आपके लिए महत्वपूर्ण है ही। राजभाषा जो निर्धारित है हमारे लिए, वह अनिवार्य रूप से है ही, भले ही वह व्यवहार में हिंदी कम अंग्रेजी का ज्यादा आप प्रयोग करते हैं, वो अलग बात है। लेकिन अगर संपूर्ण राष्ट्र को अगर एक सूत्र में बांधने की बात करें तो अनिवार्य रूप से आपको संस्कृत भाषा को आप हंस करके करें या रो करके करें, जैसे भी करें, आपको संस्कृत भाषा को लेकर के चलना होगा क्योंकि एक यही भाषा है जिसको कि संपूर्ण राष्ट्र को एक सूत्र में बांध सकते हैं। भिन्न भिन्न भाषाविद का जिक्र मैंने यहाँ पर इसलिए किया है, उनको उद्धृत मैं इसलिए किया हूं मैं, क्योंकि संस्कृत की बात जो ही आप करते हैं तो आप कंप्यूटेशनल संस्कृत तक पहुंचते हैं और इसका क्रम अगर आप देखेंगे तो नॉम चॉम्स्की से आप प्रारंभ करेंगे। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात है जिसको लेकर के मैंने इनको उद्धृत किया है, वह इसलिए कि यहाँ पर एक ये यूनिवर्सल ग्रामर की बात करते हैं, सार्वभौम व्याकरण की बात करते हैं। यद्यपि आप साक्षात कहते हैं जो कि संस्कृत के ग्रामर, लेकिन उनका जो कथन है वह इससे कुछ अलग दृष्टिकोण रखता है। लेकिन मोटे तौर पर एक ऐसे व्याकरण की बात की जाए जो सभी के लिए समान रूप से उपादेय हो। तो ये जो हमारा प्रथम प्रभाग था उसमें हमने मूल रूप से वही भाषा अवबोध के संदर्भ में जो सामान्य चर्चा थी वो हमने देखी, और साथ साथ जो संस्कृत को ही हमने क्यों यहाँ पर रखा, संस्कृत भाषा अवबोध के संदर्भ में ही क्यों हमने चर्चा प्रारंभ की, इसे जस्टिफाई करने के लिए हमने कुछ प्रयास किया। इसके बाद हम आते हैं जो कि साहित्य परिचय, जिसमें कि गद्य पद्य दोनों को लेकर के हम चलते हैं। प्रारंभ से आप देखेंगे, जब आप वैदिक परंपरा से लेकर के आधुनिक परंपरा तक के ग्रंथों को अगर देखें आप, क्योंकि आप जो भी अभी देखेंगे, उदाहरण देखेंगे, वह किसी ग्रंथ का देखेंगे आप या जो आपके समक्ष प्रस्तुत होंगे, तो प्रारंभ से लेकर अभी तक जो भी आप देखेंगे वह गद्य या पद्य रूप में दिखते हैं। मोटे तौर पर भावना प्रधान जो
अभिव्यक्ति है वह आप पद्य के रूप में, और विचार प्रधान जो आपकी अभिव्यक्ति है वह गद्य के रूप में आप प्रारंभ से लेकर के अगर वैदिक परंपरा से लेकर के जो परवर्ती दार्शनिक दर्शन ग्रंथों की जो परंपरा रही है, और कालांतर में आकर के नव्य न्यायिक भाषा की बात अगर करें या अन्य जो भी ग्रंथ हैं, वो सभी इन्हीं दो रूपों में आपको मोटे तौर पर मिलेंगे। अगर आप चंपू की भी बात करते हैं तो उन्हीं के मिश्रित रूप में देखेंगे। तो ये जो भी आप देख रहे हैं वो इतने विस्तृत रचना समय के साथ, इतने व्यापक क्षेत्र के साथ, इतनी विशालता के साथ देखते हैं आप, इतनी विविधता है वहां पर, फिर भी उसमें कंसिस्टेंसी है, सातत्य है, प्रगतिशीलता है, मौलिकता है। इस दृष्टि से जब आप देखेंगे तो आपको विविध प्रकार के गद्य और पद्य देखने को मिलेंगे, जिसका कि मैं अभी उदाहरण दूंगा आपको। हर एक कालखंड का जो उदाहरण है वो मैं प्रस्तुत करूंगा आपको। तो ये जितने भी हैं इनको आप इस तरह से अलग अलग जो ग्रंथ हैं उनमें आपको अलग अलग दृष्टि से देखने की जरूरत होगी। वहां पर आप देखेंगे कि एक ही ग्रंथ में कहीं पर आपको दीर्घ सामासिक पदावली आपको दिखेंगे, दीर्घ सामासिक प्रयोग किया गया है, और वहीं पर इतने सरल सहज वाक्यों का प्रयोग किया गया है कि आप सामान्य संस्कृत जानते हैं तो भी उसका अर्थ ग्रहण कर लेंगे। और वहीं पर उन्होंने ऐसे गद्यांशों का प्रयोग किया है जो अच्छे जो विद्वान हैं उनको भी, उनकी भी समझ में कम ही आते हैं। तो इस तरह ये क्यों ऐसा होता है, तो इसके लिए हमने ये जो अभी आपको आरेख चित्र के माध्यम से दिखाने का प्रयास किया वह वही इंडिकेट कर रहा है, जो कि हमें ये समझने की जरूरत है। वैदिक नीति के संदर्भ में अगर चर्चा करें तो हम संहिता ग्रंथों को देखें, ब्राह्मण संहिता को देखें, ब्राह्मण ग्रंथों को देखें, आरण्यक, उपनिषद, वेदांग आदि जो है परवर्ती समय में भाष्य ग्रंथ जो हैं, या फिर उपवेद की बात करें और उपवेद से संदर्भित जो असंख्य ग्रंथ हैं उनकी बात करें, आप वेद भाष्य की बात करें, या फिर उसके बाद आने के बाद आप शास्त्रीय साहित्य जो है इनकी चर्चा करें, जिनमें कि अनंत ग्रंथ आपको दिखाई पड़ते हैं, अनंत ग्रंथ देखते हैं आप, और वहां पर जो प्रतिपाद्य विषय वस्तु है वह भिन्न भिन्न दृष्टि से आप अलग अलग तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं, उनको वर्गीकृत कर सकते हैं आप। अगर आप वैज्ञानिक साहित्य की बात करें तो उन्हीं ग्रंथों को अलग अलग डिसिप्लिन के आलोक में आप अलग अलग दृष्टि से डिफाइन कर सकते हैं, जो ये इसके ग्रंथ होंगे, ये इससे संदर्भित ग्रंथ होंगे, ये इससे संदर्भित ग्रंथ होंगे। अब तो आप देखते हैं जो कि जो वैदिक परंपरा के ग्रंथ हैं उनमें से भी कुछ अलग अलग टेक्स्ट को ग्रहण करके आप वैदिक मैनेजमेंट देखते हैं, वैदिक इकोलॉजी देखते हैं। तो अलग अलग जो साइंटिफिक लिटरेचर है उसके आलोक में हम अध्ययन करते हैं, और वहां पर आपको संस्कृत के ग्रंथों को देखना होता है। यदि आप मूल ग्रंथ जाकर के नहीं देखते हैं तो आप उस विषय के साथ न्याय नहीं कर पाते हैं। ये मैं अपने व्याख्यान की पृष्ठभूमि में इसलिए मैं इसको इन विषय वस्तुओं को रख रहा हूं कि आपको ये महत्व तो समझ में आना चाहिए, क्यों आपको संस्कृत वो टेक्स्ट पढ़ना है, तब जाकर के आप वहां पर उसके अर्थों को कैसे ग्रहण करेंगे उसके बाद ही आप समझेंगे। नहीं तो आपको जाने की जरूरत ही नहीं, आप कहेंगे जो संस्कृत पढ़ करके हम क्या करेंगे, तो संस्कृत पढ़ करके क्या करेंगे वह उसका दिग्दर्शन आपको यहाँ पर दिया जा रहा है, जो आप क्या क्या कर सकते हैं, और कुछ भी ऐसा नहीं कर सकते हैं जो अगर संस्कृत आप नहीं पढ़ते हैं। ये भी बात स्पष्ट है, आप किसी भी फील्ड में जाना चाहें आपको संस्कृत के जो मूल ग्रंथ हैं उनसे पीछा छूटने वाला नहीं है आपका। तो बेहतर होगा कि जो जिससे पीछा नहीं छूटने वाला है उसको आप अपना बना लीजिए, और उसे अपना बनाने के लिए वो आपके लिए प्रिय रहे। तो वो प्रिय कैसे रहेगा, उसमें रुचिकर हो, वह आप उससे आपका जो संबंध है वह निकटता के साथ रहे, तो उसी के लिए हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। इसमें शिक्षण प्रयोजन, शिक्षण जो यह हम जिस पर हम चर्चा करने के लिए उद्यत हैं उसका क्या प्रयोजन है, तो इसके संदर्भ में आप तो जानते ही हैं, प्रयोजन मनुद्देश्य मंदोभिः प्रवर्तते। तो गद्य और पद्य दोनों के संदर्भ में आप देख रहे हैं जो भाषा का महत्व या संस्कृत का महत्व या अनुसंधान में जो इसका प्रयोग होगा, या इसके साथ साथ
जो जनसामान्य निमित्त जो इसकी उपादेयता है, अगर आप विशेष रूप से गद्य की बात अगर करते हैं, तो आप जहां कहीं भी संवाद स्थापित करते हैं संप्रेषण के संदर्भ में या व्यावहारिक जीवन में ज्ञानार्जन के साधनों को अगर आप देखें तो उस संदर्भ में क्या भाषागत दक्षता है। आप एक बात गौर करेंगे, जो संस्कृत पृष्ठभूमि के आचार्य होंगे और जो संस्कृत पृष्ठभूमि के आचार्य नहीं होंगे, उनकी जो भाषिक क्षमता है उसमें आपको अंतर दिखेगा। कि मैं नहीं कह रहा हूं जो संस्कृत पृष्ठभूमि के नहीं है वह अच्छे हैं, बुरे हैं, मैं इस पर नहीं चर्चा कर रहा हूं, लेकिन मोटे तौर पर आपको इसमें अंतर दिखेगा। इसके साथ साथ जो बहुभाषीय पद्धति जो है, यह जो हमने आत्मसात किया है, उस संदर्भ में भी आपको संस्कृत के ग्रंथों को देखना होगा, संस्कृत ग्रंथों को समझना होगा। इसके साथ साथ जो कि व्याकरण सम्मत प्रयोग आप कर सकें, या शब्द सौष्ठव की बात करेंगे, या अभिनव शब्दों से परिचय हो, इन सभी संदर्भों में आपको संस्कृत का ज्ञान होना चाहिए। जैसे कि आप अनुवाद की बात करते हैं, आप गूगल ट्रांसलेशन का उपयोग करिए या अन्य करिए, लेकिन जो मानवीय मेधा के आधार पर जो अनुवाद कार्य किया जाता है उसकी तुलना किसी अन्य से नहीं की जा सकती है, चाहे तकनीक कितना भी आगे बढ़ जाए। और हम क्या कर रहे हैं कि तकनीक में जरा सी भी गति हुई कि हम अनुवाद गूगल के माध्यम से करेंगे या अन्य माध्यम से, और यह फैक्ट जो है यह हर क्षेत्र में यह लागू हो रहा है। तो आप सभी भिन्न भिन्न क्षेत्र के होंगे, आप जानते होंगे जो कि आज जो अनुवाद कार्य होता है किस तरह से, और अगर आप संस्कृत के ज्ञाता रहेंगे तो आप बेहतर तरीके से अनुवाद कार्य को कर पाएंगे। अब हम आते हैं अपने मूलभूत विषय वस्तु पर। गद्य के संदर्भ में चर्चा करें या पद्य के संदर्भ में, कोई भी शॉर्टकट नहीं है। आपको सामान्य जानकारी आपके लिए होना है। मैं विशेष रूप से छात्रों के लिए बता रहा हूं यह, क्योंकि अगर आप ये समझ रहे हैं जो संस्कृत के कोई गद्य आपको दिया गया, आप उसका अनुवाद करना चाहते हैं और साक्षात आप अनुवाद वैसे कर लेंगे, तो यह आपका भ्रम है। सामान्य जो जानकारी है, जो व्याकरण का जो सामान्य ज्ञान है, वह आपको रखना होगा। और यही सोच करके कदाचित जितने भी हमारे पाठ्यक्रम निर्धारण किए जाते हैं वहां पर व्याकरण के जो महत्वपूर्ण प्रभाग हैं वो दिए जाते हैं, चाहे वो एमए इन संस्कृत करवाया जाए या फिर आचार्य की बात की जाए, तो शास्त्रीय स्तर पर ही उनको सामान्य जानकारी दे दी जाती है। वह अलग बात है जो कि कितना व्यावहारिक दिया जाता है और कितना सैद्धांतिक दिया जाता है, यह अलग विवेच्य विषय है, मैं इस पर नहीं जा रहा हूं। लेकिन चूंकि आप यहाँ पर यह सीखने के लिए आए हैं जो कि आप कैसे गद्य और पद्य, विशेष रूप से जो गद्य है उसको आप किस तरह से अनुवाद कर पाएंगे, कैसे आप उसका अर्थ समझ पाएंगे, तो इसके लिए कोई भी शॉर्टकट नहीं है। आपको अनिवार्य रूप से जो सामान्य ज्ञान है वह अपेक्षित है आपके लिए। अब ये सामान्य ज्ञान किस तरह से हो, कहां से प्रारंभ करेंगे और क्या पढ़ना है आपको, तो इसके लिए बहुत ही सहज है। आप जो अभी पर यहाँ पर हमने चर्चा किया है उनके आप सैद्धांतिक पक्षों पर अधिक न जा करके आप कोई गद्य उठाइए, आप सामान्य रूप से पढ़ लीजिए जितना आपको ग्रेजुएशन लेवल में पढ़ाया गया है, जो नाम, आख्यात, उपसर्ग, निपात या शब्द रूप कह रहे हैं या धातु रूप कह रहे हैं या उपसर्ग की बात कर रहे हैं, इधर कारक आपने पढ़ा होगा, संधि पढ़ा होगा, समास पढ़ा होगा, आप जो सैद्धांतिक पढ़े उसको साइड में रख दीजिए। अभी आप एक पैराग्राफ निकालिए, किसी भी सरल जो हो, जो आप पढ़ सकते हैं सामान्य रूप से, उनको निकालिए और ढूंढने का प्रयास करिए जो कि इसमें जो विभक्ति का प्रयोग किया गया है, अगर प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया गया है तो उसका क्या, कहां क्यों किया गया है। जब आप प्रारंभ करेंगे इस तरह से पढ़ना, या जहां पर कक्षा में आपको कोई ग्रंथ पढ़ाया जाता है, मान लीजिए आप कौटिल्य के अर्थशास्त्र पढ़ रहे हैं या कोई अन्य ग्रंथ पढ़ रहे हैं, तो वहां पर संधि का प्रयोग किया गया है, तो आप देखने का प्रयास करिए यहाँ पर संधि का प्रयोग, किस संधि का प्रयोग किया गया है और क्यों किया गया है। मैं व्यावहारिक ज्ञान को हाईलाइट मैंने किया है, डिफरेंट कलर से मैंने रखा है इसको, यह इसीलिए मैं यहाँ पर कह रहा हूं, जो कि आजकल क्या हो रहा है, जो बच्चे संधि के सूत्रों को रट लेते हैं
संधि का उदाहरण 10 याद कर लेते हैं, वो इतिश्री कर देते हैं। वो है भारतीय बच्चे हों या विदेशी बच्चे हों, विदेशी बच्चे का भी यही हाल होता है, क्योंकि वो सूत्र तो नहीं रखते हैं, कुछ उदाहरण ध्यान में रख लेते हैं और इतिश्री कर लेते हैं। न सूत्र रखने से काम चलने वाला है आपका, और न ही केवल 2-4 उदाहरण रख लेने से काम चलने वाला है। आप न सूत्र रखिए, न ही आप इन उदाहरणों को रखिए, आप एक ही काम करिए कि आपने पढ़ लिया है। अब आप क्या करेंगे, जो आगे चल करके जो भी आपके पास आ रहा है उसमें देखने का प्रयास करिए। पृथिव्या लाभे पालने च, तो पृथिव्या जो है वो पृथिव्या कैसे है, या जहां पर संधि का विषय आ रहा है तो संधि किस तरह से वहां पर प्रयोग किया गया है, कौन सा सूत्र वहां पर लगना चाहिए। मान लीजिए सूत्र आप नहीं जानते, छोड़ दीजिए, आप कम से कम होना चाहिए जो किस संदर्भ में यह प्रयोग किया गया है, किस स्थिति में यह रूप बना है, या कारक इसमें कौन सी विभक्ति किस विभक्ति का प्रयोग किया गया है, इसका शब्द रूप कैसे चलेगा। तो ये तो आप देखना प्रारंभ करेंगे तो 10, 20, 40 आप गद्यों देखेंगे तो मैं पूर्णतः आश्वस्त हूं जो कि आप सहज रूप से अन्य जो भी आएंगे वह पढ़ने की इच्छा आपको होगी, क्योंकि आप सामान्य रूप से जानते होंगे। लेकिन लगभग 10, 20, 30, 40, 50 गद्यांश तक आपको दिक्कतें होंगी। पहले पढ़ चुके हैं उनको भी, जो नहीं पढ़े हैं उनको, दोनों को, क्योंकि व्यावहारिक स्तर पर आप पढ़ते ही नहीं है। इसके बाद हम आते हैं जो कि वाक्य संरचना की बात। तो वाक्य संरचना आप 0 लेवल से प्रारंभ करिए, शून्य करिए। होता क्या है कि जब हम वाक्य रचना देखते हैं कहीं पर तो आप कहते हैं जो कि ये तो मुझे पता ही है, अहम शिक्षकः अस्मि। आप अगर ये सेंटेंस देखते हैं तो कहते हैं ये तो बहुत 0 लेवल का है, मैं तो बहुत आगे बढ़ चुका हूं इससे। आप वहां से प्रारंभ करिए और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस तक जाइए। आप पढ़ चुके हैं, मैं मान रहा हूं, फिर भी आप एक बार प्रयास करिए, आप 10 दिन में वहां तक पहुंच जाएंगे। तो आप ये देखने का प्रयास करिए और प्रारंभ से, जो कि आगे मैं स्ट्रक्चर एक देकर के मैं बताऊंगा, तो वो देखिए। उसके बाद फिर साथ साथ एक बात आप ध्यान रखेंगे जो कि हर व्यक्ति का अपना वैयक्तिक स्तर होता है। आप किस स्तर में हैं, आपका सामर्थ्य क्या है, अवबोध स्तर क्या है, कितना आप अपने आप को आगे तक ले जा सकते हैं, क्या आप जानते हैं। अगर आप सामान्य गद्यांश पढ़ने में सक्षम नहीं हैं और आप चाहते हैं कि हम जो ऋग्वेद भाष्य है उसका अर्थ करना प्रारंभ करें, और करते हैं, अनुवाद करना प्रारंभ करते हैं बच्चे, तो वह कहीं ना कहीं वो हास्यास्पद हो जाएगा। हास्यास्पद इस दृष्टि से क्योंकि आप स्टेप बाय स्टेप जाएंगे, चरणबद्ध तरीके से आप आगे बढ़ेंगे। यदि आप चाहते हैं जो कि हम एक बार जंप करें मंडूकप्लुत न्याय से, तो वह संभव नहीं होगा। तो अपना जो स्तर है उसको भी आप ध्यान में रखें और धीरे धीरे आप आगे बढ़िए। इसके बाद यह है कि आप अभ्यास करिए। अभ्यास सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। यदि आप डेप्थ में नहीं जाते हैं, गहराई में नहीं जाते हैं, तो कोई बात नहीं, आप अभ्यास करिए। जब आप निरंतर अभ्यास करेंगे तो आपको समझ में धीरे धीरे आने लगेगा। तो आप अभी तक समझे कि जो व्यावहारिक नियम है, जितने भी नियम है उनका व्यावहारिक ज्ञान होना चाहिए। व्यावहारिक ज्ञान को मैं फिर एक बार हाईलाइट समझा रहा हूं, जो कि वह जब आप पढ़ना प्रारंभ करते हैं उस समय में आपको समझ में आना चाहिए, जो कि आपने जो पढ़ा है पहले। जैसे अगर युद्ध विद्या किसी को सिखाई गई है और अगर वह युद्ध क्षेत्र में जाकर के उसका प्रयोग न कर सके तो फिर उसका कोई महत्व नहीं रह जाता है। इसी तरह आपको जो आपका क्षेत्र है वहां पर पहुंचने के बाद अगर उसका उपयोग कर पाते हैं तो आपके लिए उपादेय है। अपने सामर्थ्य की पहचान, ये मैंने पहले ही चर्चा की, क्योंकि होता क्या है कि हम जानते कुछ नहीं है और साक्षात हम जो सबसे क्लिष्ट गद्यांश है या श्लोक है वहीं पर हम पहुंचना चाहते हैं, तो थोड़ी सी समस्या तो होगी ही आपको। इसके साथ साथ जो पूर्वाग्रह है उससे आप बचने का प्रयास करिए, जो कि अमुक जो लेखक हैं उनका तो कुछ समझ में ही नहीं आता है ग्रंथ। आप जाइए, आप देखिए,
ठीक है, आपको हर एक गद्यांश वहां पर नहीं समझ में आएगा, जो आपको सहज लगता है उन्हीं को आप देखिए, वहां पर पहुंचिए तो आप एक बार पहले पहुंचते हैं, फिर उसको समग्र रूप से देखने का प्रयास करिए। समग्र रूप से जब आप देखेंगे तब आपको समझ में आएगा, जो कि उसमें रुचि आपकी रुचि पैदा होगा, और रुचि पैदा होने के बाद आप स्वयं उसमें प्रवृत्त होंगे। तब जाकर के आप अन्वय करिए, शब्द सह अर्थों को देखिए। इसके बाद आप जो शब्दकोश है, जो अगले वक्ता बोलेंगे ही, हम उस पर नहीं विस्तृत में जा रहे हैं। वर्डनेट है, संस्कृत वर्डनेट, हिंदी वर्डनेट, इनको आप देखिए। इसके साथ साथ जो शब्दकोश है, और आपको तो विस्तार पूर्वक आचार्यों के द्वारा दिया ही गया है, जो कैसे आप शक्तिग्रह कैसे करेंगे, संकेतग्रह कैसे आप प्राप्त करेंगे, ये इसके लिए तो पूरा आपको मार्गदर्शन किया ही गया है, तो वो देखिए। लेकिन वो किस तरह आप देखेंगे, उसके लिए मैं ये कह रहा हूँ कि मान लीजिए आप मेघदूतम पढ़ना प्रारंभ किए, उदाहरण बहुत बेहतर तरीके से दिया गया था वहां पर, लेकिन मैं दूसरी दृष्टि से बताना चाह रहा हूं। आप समग्र रूप से मेघदूतम को देखिए पहले, ठीक है। आप उन श्लोकों को नहीं समझ सकते हैं, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। आप पहले समग्र रूप से उसका भावार्थ जो है, संपूर्ण पूर्व मेघ उत्तर मेघ क्या कथानक है, वो देखिए आप, तो आपकी रुचि उस ग्रंथ के प्रति होगी। फिर आप देखिए जो कि इसको किस तरह से पढ़ा जा सकता है। संपूर्ण भारतवर्ष की चर्चा इसमें की गई है, मेघ मार्ग बताया गया है, तो वहां पर आकर के अनिवार्य रूप से जो मल्टी डिसिप्लिनरी कहते हैं आप, अंतर्वैषयिक बोध, यह भी आपके लिए उपादेय होगा। क्योंकि अगर आप ये न जाने जो कि कौन सा स्थल कहां पर है, जैसे अभी मालवा की चर्चा आचार्य जी ने की, अगर आप नहीं जानते हैं तो आपके लिए कोई महत्व नहीं रह जाएगा। उन्होंने जो कहा बस वहीं तक सीमित रह गया। अगर आप मालवा को जानते हैं, आपने गूगल मैप पर देखा है उस स्थल को, और आप जानते हैं किस जगह है यह, तो आपको और भी रुचि होगी। तो आप एक क्रम से देखने का प्रयास करिए, जो भौगोलिक चर्चा जो वहां पर की जा रही है, या भौगोलिक परिप्रेक्ष्य में मानसून, अगर आप जानते हैं मानसून के संदर्भ में आपको ज्ञान है, आप जानते हैं जो कि ये एक क्रम से जो बताया गया है, स्थलों के नाम या नदियों के नाम जो बताए गए हैं, या पर्वतों के नाम जो बताए गए हैं, अगर आप इनको जानते रहेंगे तो आप के लिए वह रुचिकर होगा। क्योंकि सबसे पहले किसी भी विषय में प्रवेश करने के लिए आपकी रुचि वहां पर अपेक्षित है। संपूर्ण ग्रंथ का सामान्य अध्ययन आप पहले कर लेते हैं तो रुचि में अनिवार्य रूप से वृद्धि होती है, फिर आप देख पाते हैं। इसके साथ साथ लेखक की दृष्टि जो है उसकी समझ होनी चाहिए। अब ये मैं संक्षेप में बता रहा हूं। जैसे आप अश्वघोष को पढ़ रहे हैं, अश्वघोष को मान लीजिए बुद्ध चरितम आपने पढ़ना प्रारंभ किया, तो आपको लेखक का जो दृष्टि रही है, उनका जो देश काल परिस्थिति रहा है, उन सबों को आपको समझना होगा, तभी जाकर के उन ग्रंथों को आप समझ पाएंगे। अगर वह चर्चा करते हैं बौद्ध परंपरा का, लेकिन सनातन परंपरा की जितनी भी अवधारणाएं हैं वो वहां पर दिखाई पड़ रहा है। क्यों पड़ रहा है? आप कालिदास को देखते हैं जो कि हर जगह समृद्ध आपको दिखाई पड़ता है, कहीं भी वह दुर्दिन नहीं दिखा रहे हैं, सामान्य रूप से हर जगह आपको समृद्ध दिखेगा। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा जो कि यह कि उनका जो देश काल की चर्चा अगर उनके संदर्भ में करें तो उसके अनुरूप ही यहाँ पर वर्णन देखते हैं आप उससे आगे बढ़िए। जो अब माघ, वहां का माघ को देखते हैं तो वो जो रैवतक पर्वत की चर्चा करते हैं, वह जब आप देखेंगे जो कि भारतवर्ष के इतिहास को देखेंगे, विशेष रूप से राजस्थान गुर्जर प्रांत जो तत्कालीन उस समय की बात अगर करें, तो आपको कुछ हद तक समझ में आएगा जो कि क्या चर्चा वो कर रहे हैं। या फिर इसी तरह आप अभी बहुत बेहतर तरीके से उन्होंने नैषधीय चरितम के पद्यों को उद्धृत किया, लेकिन नैषधीय चरितम में आप आएंगे तो देखते हैं जो कि राजा नल जो है वो दमयंती के प्रति इतने आसक्त हो जाते हैं कि वो सब कुछ राजपाट छोड़ करके उपवन में जाकर के कर्तव्य विमुख होकर के उपवन में जाते हैं। और ये इतना ही नहीं, वह जाकर के हंस को पकड़ लेते हैं। जो हंस का जो करुण क्रंदन है वो आपको वहां पर दिखाई पड़ता है।
जो मदेक वो जो करुण रूप से कहता है, वो मदेक पुत्र जननी जरा तोरा, जो चर्चा करते हैं। तो ये जो आप देखेंगे वहां पर क्या है, जो कि जब आप भारतीय इतिहास को पुनः देखेंगे तो आप समझ जाएंगे जो कि श्रीहर्ष जो थे उनका देशकाल क्या रहा होगा और उस समय में भारत की पृष्ठभूमि क्या थी, उसके अनुरूप उन्होंने चर्चा किया है। तो आप तटस्थ होकर के चर्चा करिए, ये नहीं कि आप कहीं से वाइज्ड होकर के चर्चा करिए। मैंने इतिहास की चर्चा की तो सब कुछ इतिहास के निकष पर ही आप लेकर के चलना प्रारंभ करें, ऐसा भी नहीं है। आप तटस्थ होकर के आप देखिए तो क्या होगा कि आपको समझ में आएगा, आपको जो क्रम बताया जाता है वो क्रम आपको समझ में आएगा, जो कि किस क्रम से ग्रंथ रहे हैं। तो आगे चल करके जो आपके जब भी अध्ययन करेंगे तो आपके लिए वह एक रास्ता प्रारंभ करेगा। मैं इस पर चर्चा नहीं कर रहा हूं, अदिति बोधाचरण प्रचारण ये इन्होंने विस्तार पूर्वक आचार्य जी ने चर्चा किया है, मैं उस पर नहीं जा रहा हूं। मैंने अभी मूल वाक्य संरचना की बात की। आप प्रारंभ करिए जीरो लेवल से, शून्य स्तर से, और आप देखिए जो कि एक एक जो आप हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं, सहायक क्रिया है, एक कर्तृपद का प्रयोग करते हैं, फिर इसी को आगे बढ़ाते चलिए, जो कि जैसे अहम अस्मि, अहम छात्रः अस्मि, ये प्रोफेशन जो है उसको जोड़ करके आप थोड़ा सा आप आगे बढ़े। इसी तरह रिलेशन जोड़ करके अहम पिता अस्मि, अहम जनकः अस्मि। इससे थोड़ा और आगे बढ़िए आप, जो कि आप लोकेशन जोड़िए, अहम इलाहाबाद नगरे अस्मि। इससे और आगे चलिए आप, ये जो आपने केवल देखा अहम अस्मि या सह अस्ति, इसको आप एक्सपेंड करते जाएंगे, विस्तृत करते जाएंगे, तो आप देखेंगे जो कि यह जो सरल वाक्य है वह उससे आप आगे बढ़ते जाएंगे और मूलभूत संरचना यही होगी। उसके बाद वो बढ़ता जाएगा और जितने भी आप बृहत्तम संरचना वाले वाक्यों को देखते हैं वो कहीं न कहीं वहीं यहीं से प्रारंभ करके आप आगे तक बढ़ेंगे। और मैंने जो यहाँ पर एक दिया है, ये ग्रंथ जो लगभग 450 पृष्ठों का ये ग्रंथ है, इसमें हमने 150 करीब स्ट्रक्चर देकर के मैंने समझाने का प्रयास किया है। इसी तरह से जो कैसे आप सीख सकते हैं, जो शून्य स्तर के जो छात्र हैं वो कैसे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ सकते हैं। ये मैंने संक्षेप में एक शब्द संग्रह कैसे आप करें, किस तरह से आप देखें, इसको मैंने बताने का प्रयास किया। हालांकि अग्रिम आचार्य जो हैं वो चर्चा करेंगे इस संदर्भ में, मैं उस पर नहीं जा रहा हूं। लेकिन मोटे तौर पर जो तत्सम शब्दावली है या समस्त पदजन्य जो तत्सम शब्दावली है, या फिर आप सोपसर्ग जितने भी हैं, या फिर इसके साथ साथ जो देशभाषिक है, और देशभाषिक में भी आप देखेंगे जो कि समस्त पदजन्य जो है, जैसे आप कहते हैं कंप्यूटरीकृत कहते हैं, प्लास्टिक प्रणाया कहते हैं, या फिर आप कहते हैं जो कि इस तरह के जितने भी शब्द बनेंगे, तो ये जो नए नए शब्द हैं उनका संग्रह आप करिए, उनको आप समझने का प्रयास करिए। तो जो आधुनिक पदावली का प्रयोग होगा किया गया है, और आप जब आधुनिक ग्रंथों को देखेंगे तो आपको सहज रूप से मिलेंगे ये शब्द जो हैं। तो शब्द का अवबोध जो है वो अनिवार्य रूप से आवश्यक है। हम पद्य शिक्षण के संदर्भ में अगर हम चर्चा करें, ये तो अभी तक जो हमने चर्चा किया वो दोनों के लिए लगभग कॉमन रहा, समान रूप से। जब आप आएंगे, जब आप देखेंगे जो कि पद्य शिक्षण को विशेष रूप से, तो वहां पर अन्वय द्वारा अर्थबोध कैसे हो, ये आप देखते हैं। कहीं कहीं पर गेय विधि से, ये भी बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि जिस छंद का प्रयोग किया गया है, अगर छंद के लय के साथ अगर उसका उच्चारण आप करते हैं तो सबसे अधिक लाभ क्या होता है कि आप शुद्ध उसका उच्चारण कर पाते हैं। और यदि गलती से कोई त्रुटि है तो आप स्वयं पकड़ लेते हैं। क्यों पकड़ लेते हैं? क्योंकि अगर आपने मेघदूतम का एक पद्य आपके ध्यान में है, उसका लय ध्यान में है, तो दूसरा उसी के आधार पर बैठेगा, और फिर देखेंगे जो आपकी जिह्वा स्वयं आपको लेकर के आगे बढ़ती रहेगी, आपको रुकने ही नहीं देगी। भले आपने कभी नहीं पढ़ा है वो श्लोक, लेकिन आप देखेंगे जो लयात्मकता के साथ आप आगे बढ़ते जाएंगे। रुचि जो है वह तो स्वाभाविक रूप से बनी रहेगी। तो गेय विधि जो है यह भी बहुत महत्वपूर्ण है, और गेयात्मकता जो है उसके साथ साथ उस श्लोक के जो भाव है वो आप पहले समझते रहें तो और भी बेहतर आपके लिए होगा।
तो इसीलिए मैंने भावानुवाद की भी बात हमने की यहाँ पर। इसके बाद जो है व्याख्या के संदर्भ में, जिसको विस्तार पूर्वक जो आप समझेंगे, तो शब्दार्थ कथन के साथ साथ उसका व्याख्यान हो, जिसमें कि मूल रूप से आप अन्वय करते हैं, अन्वय के बाद पदशः अर्थ करते हैं, फिर जाकर के उसका अर्थ जो संदर्भ के अनुसार आप लेते हैं, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है जो कि आप पीछे जो श्लोक दिए गए हैं उनसे आप अन्वय करके उसका अर्थ ग्रहण करते हैं। तो इस तरह आप ध्यान में रखेंगे जो कि कैसे आप इसको श्लोकों को देख सकते हैं, कैसे उदाहरण के माध्यम से आप देखेंगे कि इसमें जो एक ग्रंथ आज से लगभग 11 वर्ष पूर्व लिखा गया था, लगभग 90-91 पृष्ठ का मात्र हमने किरातार्जुनीयम पर एक प्रयोग किया गया था। यह इसमें प्रयास यह किया गया था, क्योंकि जो आपने पहले पढ़ा है, मैं यहाँ पर पहले ही बता चुका हूँ, क्योंकि मैं कुछ नया नहीं बताने जा रहा हूँ। जो नया है उसी को मैं एक दूसरे तरह से आपके साथ प्रस्तुत कर रहा हूँ जो आपको रुचिकर लगे, बस इतना ही है और कुछ नहीं है। ये जो आप क्रियापद की बात करते हैं और संज्ञा पद की, इन्हीं को ध्यान में रखते हुए अगर आप किसी श्लोक को देखें तो बहुत ही सहज तरीके से आप उसका अर्थ ग्रहण कर पाएंगे। जैसे कि संज्ञा पद समूह जो है, नॉन फ्रेज या वर्ब फ्रेज, ये आप देखते हैं जो कि एक वाक्य लेते हैं, एक वाक्य में आप जो सब्जेक्ट कहते हैं और प्रेडिकेट कहते हैं, या फिर इधर कहते हैं कर्तृ प्रधान समूह जो नॉन फ्रेज के रूप में, या क्रिया प्रधान समूह जो है, विधेय पद जो है, इसको इसमें आप डिवाइड कर लीजिए, इसमें आप बांट लीजिए और उसके बाद अर्थ ग्रहण करने का प्रयास करिए, तो आपके लिए थोड़ा सहज हो जाएगा, आप आराम से ग्रहण कर पाएंगे। जैसे मैंने एक उदाहरण दिया, जैसे धृतराष्ट्रस्य पुत्राः कुरुक्षेत्रे युद्धम अकुर्वत्, तो यहां पर धृतराष्ट्रस्य पुत्राः अलग है और इधर वर्ब फ्रेज के रूप में, क्रियापद समूह के रूप में आप अलग दिखते हैं। फिर उनमें भी आपको अलग अलग नॉन फ्रेज दिखते हैं, फिर आप आगे चल करके नॉन तक पहुंचते हैं, संज्ञा पद को पहचानते हैं और क्रियापद जो है वहां अंत में देख पाते हैं। इसी तरह कोई एक श्लोक लेकर के देखेंगे जो कि जैसे यहाँ पर दिया गया है, जो कि कृता ऋषड वर्ग जये न मानवीं मगम्य रूपाम पदवीं प्रपित्सुना विभज्य नक्तन दिवमस्त तंद्रण वितन्यते तेन नयेन पौरुषम। अब ये श्लोक है, इसमें तेन नयेन पौरुषम आप देख रहे हैं, वितन्यते वर्ड, यहाँ पर जो आप विधेय पद देख रहे हैं, वितन्यते, वितन्यते को भी आप दो पार्ट में आप बांटते हैं, जिसमें कि एडजेक्टिव जो है, एडवर्ब जो है वी, और धातु जो है उनको आप देखते हैं। फिर उसके आधार पर आप ये आइडेंटिफाई करने का प्रयास करते हैं जो कि यस किस लकार में प्रयोग किया गया है, किस तरह से प्रयोग किया गया है। लेकिन इससे पूर्व मैंने पहले कहा है, जो दोनों के लिए जो समान है वो आपको जानना चाहिए। अगर वो आप नहीं जानते रहेंगे तो यहाँ तक पहुंच ही नहीं पाएंगे, आप वितन्यते में ढूंढते रहेंगे। फिर ऐसी स्थिति में क्या होगा कि आप अलग अलग जो अभ्यास किए हुए हैं, एक जगह आपने वितन्यते का अर्थ देख लिया, या आपने चकार का अर्थ आपने एक जगह देख लिया, या उवाच का अर्थ देख लिया, तो अन्य जगह आपके दिमाग में सेट हो गया, हाँ उवाच का अर्थ ये होता है, इस लकार का, इस पुरुष का यह एक वचन या द्विवचन का यह रूप है। तो आपके दिमाग में वो सेट हो गया। जैसे आप अस्थि कहते हैं तो अस्थि के लिए अलग से सोचना नहीं पड़ता आपको, क्योंकि आपके दिमाग में सेट हो गया है। तो दूसरा तरीका यह भी है, जो कि आप अभ्यास इतनी बार करिए जो कि जो महत्वपूर्ण है क्रियापद वह आसानी से आपको ध्यान में रहे। तो आप अगर लकार पूरा याद भी नहीं रखे हैं किसी धातु विशेष का सभी लकारों में, तो भी आप जान जाते हैं। लेकिन प्रयास करिए कि जितना तक हो सके उसको आप ध्यान में रखिए। लेकिन यह भी संभव नहीं है कि समस्त धातुओं को समस्त लकारों में और अलग अलग रूपों में उनको आप जानते रहें, ये इतना सहज नहीं है। तो मैं उसमें बहुत उलझने के लिए नहीं कह रहा हूं, लेकिन सामान्य रूप से जितना आपका सामर्थ्य है उसके अनुरूप देखने का प्रयास करिए। तो वर्ब फ्रेज और नॉन फ्रेज के आधार पर आप जब डिवाइड कर लेते हैं तो आप आसानी से अर्थ ग्रहण कर सकते हैं उसका। अगर ये नहीं कर पाते हैं तो कहीं ना कहीं गलती आप अवश्य करेंगे, क्योंकि क्रियापद आपको ढूंढना पड़ेगा। क्रियापद में फिर क्रिया कौन सा है, उसमें एडवर्ब कौन सा है, वर्ब एडवर्ब, फिर इधर आप जब देखते हैं जो नॉन फ्रेज देखते हैं, सब्जेक्ट पार्ट में नॉन फ्रेज देखते हैं,
फिर नाउन को आपको ढूंढना होता है, इसमें फिर अव्यय पद आपको दिखेंगे या अन्य पद जो दिखेंगे, उन सबको आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे, उसके बाद ही आप समझ पाएंगे इनको। गद्य की बात अगर करें तो अर्थ कथन प्रणाली आप देखते हैं, व्याख्या प्रणाली है, विश्लेषण प्रणाली है, समीक्षा प्रणाली है, और कहीं पर मिक्स फॉर्मेट में देखते हैं जो कि संयुक्त प्रणाली आप देखते हैं। तो इसमें आप अलग अलग दृष्टि से अलग अलग तरीके से आप अर्थ ग्रहण कर सकते हैं। और यदि इन सब के अतिरिक्त कोई ऐसी विधि है जो आप स्वयं बेहतर तरीके से हैंडल कर सकते हैं मतलब उसका अर्थ ग्रहण भावानुवाद आप कर सकते हैं, तो वह आपके लिए अपना रहेगा। आप स्वयं उस पर अभ्यास करिए, क्योंकि मूलभूत उद्देश्य यह है कि जो गद्यांश है, जो कथा है, जो उपन्यास है, उनके अर्थों को आप समझ सकें। क्योंकि आप जब शोध कार्य करेंगे, अन्य कोई भी कार्य आप करते हैं, तो वहां पर आप सेकेंडरी टेक्स्ट पर आप निर्भर न रहें, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी बीमारी अब होती जा रही है, जो कि हम सेकेंडरी टेक्स्ट पर निर्भर होते हैं। जबकि आप अच्छे लेखक जो होंगे, जिनको आप विद्वान की बात मैं नहीं कर रहा हूं, अच्छे लेखक जो होंगे वो इस बात पर ध्यान रखते हैं कि वो मूल ग्रंथ को का उदाहरण दे। वो केवल मैं कला क्षेत्र के विद्वानों की बात नहीं कर रहा हूँ, कला क्षेत्र के लेखकों की बात नहीं कर रहा हूँ, जो अन्य क्षेत्र के, जो विज्ञान क्षेत्र के हैं या अन्य क्षेत्र के, वो भी जब आपके वैदिक ग्रंथों का उल्लेख करते हैं तो वो आपसे संपर्क करके मूल जो अर्थ है उसको समझना चाहते हैं और तब वो उसका प्रयोग करते हैं। क्योंकि जब अनुवाद किया जाता है तो अनिवार्य रूप से उसकी जो उसके अपनी आत्मा जो है वह तो पहले ही विलुप्त हो जाती है। तो इस कारण से आत्मा के संरक्षण के लिए जरूरत है जो कि आप मूल पर जाएं, और इसके लिए आपका उद्देश्य होना चाहिए जैसे भी हो आप उसका अनुवाद कर सकें। यहाँ पर मैंने व्युत्पत्ति वगैरह बताई है, इसकी आवश्यकता यहाँ पर भी है नहीं, सामान्य रूप से चर्चा करनी थी इस कारण से, क्योंकि समय सीमा भी हमें समय सीमा में ही होना है हमें। फिर उसके बाद देखते हैं गद्य का जो विकास हुआ है, तो आप देखेंगे जो कि वैदिक काल संदर्भित जो आप गद्य देखते हैं और आगे चल करके आज जो संगणकीय युग में जो आप गद्य देखते हैं, दोनों में आपको एक क्रम से देखते हुए आप यहाँ तक आप पहुंचते हैं। और संगणकीय युग जो मैं कह रहा हूं, यह अभिधा में तो जितना है अन्य जो इसके शक्तिग्रह ने अन्य जो शक्ति है उनके माध्यम से विशेष अर्थ आप ले सकते हैं, जो कि आप कोट करते हैं अलग अलग वेबसाइट से, अलग अलग स्थलों से, और आप मूल पर जाना नहीं चाहते हैं, तो इनसे भी आप बचें। क्योंकि कंप्यूटर जितनी हमारे लिए उपादेय है उतना ही सर्वनाश करने के लिए भी वह समर्थ है। तो थोड़ा इस पर ध्यान रखें, क्योंकि आप जब भी कहीं से कोट करते हैं या प्रस्तुत करना चाहते हैं तो अनिवार्य रूप से मूल से जरूर आप देखने का प्रयास करें, तभी जाकर के आपके लिए उपादेय होगा। क्योंकि स्कैन करके अगर कोई डाला गया है, अगर एडिट नहीं किया गया है, आप उसको यथावत देते हैं तो अर्थ का अर्थ देता है। तो इसको आप ध्यान में रखेंगे, ये जो क्रमशः है इस स्तर पर देखेंगे। और जो मैं संगणकीय चर्चा जो हमने की थी उसमें यह भी एक है जो कि अब जब नव्य न्याय भाषा तक पर हम ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं, तो नव्य न्याय भाषा और संस्कृत को ध्यान में रख करके जो चर्चा करते हैं उस संदर्भ में जब पहुंचते हैं तो आपको ये भी समझना होता है, जैसे कि आचार्य जी ने भी चर्चा की थी, जो कि गूढ़ विषय के जो ग्रंथ हैं उनको समझने के लिए जो वहां पर बताए गए थे, जो कि अलग अलग निर्णय पंचांगम जो बताया गया था वहां पर, उनको समझने के लिए आपको क्या करना है, तो सरलतम वाक्य खंड में उनका विभाजन करिए और उसके बाद आप समझने का प्रयास करेंगे। क्योंकि आपके ग्रंथ भी लगे हुए हैं, आप अर्थ संग्रह पढ़ते हैं, आप तर्क संग्रह को देखते हैं, इस तरह बहुत सारे आपके ग्रंथ हैं जो शास्त्रीय ग्रंथ भी हैं, उनको भी आपको पढ़ना होता है। और आप क्या करते हैं कि जो आचार्य जी ने नोट करवाया वो आप नोट कर लिए, या फिर किसी नोट्स में मिल गया, आपको किसी गाइड में मिल गया, सरसरी निगाह से एक बार आपने देख लिया और उसी को आपने प्रस्तुत कर दिया, और आगे चल करके आप अपने छात्रों को भी वही पढ़ाते हैं। तो आप खुद जो गलती करते हैं वह तो क्षम्य है, लेकिन उसके बाद जो आप कन्वे कर रहे हैं, संप्रेषित कर रहे हैं, उसके लिए कोई
क्षमा याचना की बात ही नहीं आती है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है, क्योंकि हम केवल अपने लिए नहीं पढ़ रहे हैं। अगर मैं एक गलत यहाँ पर प्रस्तुत कर रहा हूँ, तो यहाँ पर जुड़े हुए जो 100 हैं, जिसमें से कि 90 प्राय छात्रगण हैं, वहां तक संप्रेषित हो रहा है। तो इन बातों को हमें ध्यान रखना चाहिए। तो सरलतम यहाँ पर मैं केवल 2 ही बात बता रहा हूँ, जो कि अगर गूढ़ जो है उनके अवधारणा को आप समझिए, और अवधारणा को समझ करके उसे छोटे छोटे वाक्यों के समूह में तोड़ने का प्रयास करिए, तब जाकर के आप समझ पाएंगे। जैसे कि एक उदाहरण मैंने यहाँ पर देने का प्रयास किया हूँ। मैंने एक अपने आर्टिकल से एक अंश मैंने यहाँ पर उद्धृत किया है, और ये मैंने एक जो हमारे गुरुजी रहे हैं, जिनसे मैंने तर्क संग्रह पढ़ना प्रारंभ किया था। संपूर्ण तर्क संग्रह नहीं पढ़ पाया इस तरह से, लेकिन जितना उन्होंने पढ़ाया था उसी के आलोक में हमने चर्चा किया। तो केवल तत्र गंधवती पृथ्वी जो है, इसको अगर नव्य न्याय शैली का अनुगमन करते हुए अगर आप लिखें, तो यहाँ पर नव्य न्याय के एक्सपर्ट्स बैठे हुए हैं, वो समझ सकते हैं। जो कि लास्ट जो 3rd लाइन है, जो कि समवाय संबंधावच्छिन्न गंधत्वावच्छिन्न जो ये दिया गया है, ये एक वाक्य है। अगर तर्क संग्रह को नव्य न्याय भाषा के में तर्क संग्रह के तत्र गंधवती जो है, इसको अगर आप देखना चाहें नव्य न्याय की भाषा में, तो आपको इतना लंबा चौड़ा दिखता है। लेकिन अब आप कहेंगे ये तो समझ में नहीं आ रहा है, तो उसको छोटे छोटे वाक्यों में उसका जो एक सिस्टम है, उस सिस्टम के तहत तोड़ने का प्रयास करिए। क्योंकि आप अगर सामर्थ्य रखते हैं इसका अनुवाद करने का, तो आपको इतना करना पड़ेगा, जो कि उनके भावों को समझना पड़ेगा, उनका जो क्रम है वो क्रम आपको समझना पड़ेगा। जब आपको ये कहा गया जो कि तत्र ये समवाय संबंधावच्छिन्न गंधत्वावच्छिन्न अगर कह रहे हैं, तो वहां पर समझना पड़ेगा जो कि वहां पर गुण कौन है, द्रव्य कौन है, निरूपक कौन है, निरूपिता कौन है, आधेय कौन है, आधार कौन है। अगर आप ये कुछ नहीं समझते हैं, कुछ नहीं समझना चाहते हैं, और साक्षात चाहते हैं जो कि हम समवाय संबंधावच्छिन्न का अंग्रेजी में अनुवाद कर दें, हिंदी में अनुवाद कर लें, तो ये आप ही कर सकते हैं, कोई आचार्य नहीं कर सकते हैं। तो ये आपको समझना चाहिए। इसलिए मैंने प्रारंभ में ही कहा था, अपने सामर्थ्य को देखते हुए आप कोई कार्य प्रारंभ करिए। ठीक, तो ये एक मैंने केवल उदाहरण आपको दिया, और विस्तृत जो आर्टिकल है वो आप पढ़ेंगे, और जो इसमें रिमार्क हो आप हमें भेजेंगे अनिवार्य रूप से। इसके बाद गद्य का स्वरूप जो है, ये जब आप साहित्य दर्पण आदि जो ग्रंथ पढ़ते हैं, तो वहां पर आपको गद्य के स्वरूप, गद्य पद्य सभी को विस्तृत रूप में आप देखते हैं, जो कि ये आप लोग पढ़ चुके हैं, इस कारण से मैं इस पर विस्तार में नहीं जा रहा हूं। मैं केवल उदाहरण पढ़ाऊंगा। फिर गद्य के जो अलग अलग भेद हैं, वह भी आपको समझना होगा कि जब जिस तरह से उन्होंने डिफाइन किया है, उसी तरह से उस पार्टिकुलर गद्य के पार्ट को आप पढ़िए। अगर एकांकी है तो उस हिसाब से आप पढ़िए। अगर आप रूपक के अलग भेदों को देखते हैं, जैसे कि प्रारंभ में ही उन्होंने तकनीक शब्दावली की चर्चा के क्रम में उन्होंने बहुत सारे जनांतिक, अपवादित आदि भिन्न भिन्न जो तकनीकी शब्दावली है उन पर उन्होंने चर्चा किया। तो उन सबको आप समझते रहें, तब जाकर के जो अलग अलग जो यहाँ पर भेद बताए गए हैं, उन सबको आप समझ पाएंगे। जो अलग अलग ग्रंथ हैं, उनके जो बताए गए हैं, उदाहरण जो दिए गए हैं, ग्रंथ जो हैं, उन ग्रंथों को आप समझ पाएंगे। अन्यथा केवल आप साहित्य दर्पण आपने पढ़ लिया, उनका उद्धरण पढ़ लिया, इससे नहीं काम चलने वाला है। उस स्थल पर जाइए, उनको समझने का प्रयास करिए, और जब आप जिस विषय को पकड़ना चाह रहे हैं, वहां पर आपको विस्तृत अध्ययन करिए, तब जाकर के उस अनुवादकारी या अन्य में जाएंगे। नहीं तो सामान्य रूप से आप जानते रहेंगे, सामान्य रूप से आप समझ सकते हैं उनको। तो ऐसे यहाँ पर हर्षचरित आदि आख्यायिका की अगर बात करते हैं, या फिर यहाँ पर आप चर्चा करते हैं जो कि अन्य अन्य ग्रंथ जितने भी हैं उनको देखते हैं, चंपू की बात करें, विरुद्ध की बात करें, इन सबको आप जो ग्रंथकारों ने जो बताया है, उनका जो संदर्भ दिया है, उनके जो लक्षण दिए हैं, उन लक्षणों को आप समझते रहें, तभी जाकर के आप समझ पाएंगे। वहां पर आप कर्णधारम पढ़ रहे हैं, और अब आपको प्रारंभ से ही नांदी से लेकर के आगे जितने भी सूत्रधार हैं, नट हैं, आदि के बारे में आपको पता ही नहीं है, क्योंकि ये क्या होते हैं, या अंक कहाँ पर अंक के हिसाब से विभाजन होता है, और कहाँ पर आप सर्ग के हिसाब से विभाजन होता है। अगर ये आपको नहीं पता है, तो आप जब संदर्भ देने लगेंगे या संदर्भ देखेंगे, तो आप समझ नहीं पाएंगे। तो ये जो मैंने पहले कहा, जो एक अनिवार्य है सभी के संदर्भ में, वो वहां तक आपको जाना पड़ेगा। अब मैं उदाहरण कुछ ले रहा हूं,
विशेष रूप से साहित्य में जो बताया गया है, लौकिक साहित्य में अर्थात क्लासिकल लिटरेचर में, उनकी बात मैं करूंगा मुख्य रूप से। वैदिक वांग्मय के भी कुछ मैंने उदाहरण यहाँ पर दिया है। और जब आप अध्ययन करना प्रारंभ करते हैं तो उनमें जो उनकी जो एलिजिबिलिटी है, उनकी जो शर्त है, जो कि यही व्यक्ति इसके अधिकारी हैं, तो हम वहां पर आकर के आक्षेप करना प्रारंभ करते हैं जो उन्होंने इस तरह क्यों रखा है। या जैसे आप वेदांत के अधिकारी की बात करते हैं, वहां पर जो चर्चा की गई है, अगर आप उसके अधिकारी तभी हैं जब उन्होंने जो जो कहा है उसके अनुरूप है, नहीं तो आप देखेंगे जो कि आप केवल पढ़ लेंगे ग्रंथ, वस्तुतः वेदांत के अधिकारी तभी होंगे जो उन्होंने बताया है उसके अनुरूप। तो यहाँ पर कुछ उदाहरण मैंने देने का प्रयास किया, विस्तृत तो आप जब संदर्भित स्थलों को देखेंगे तब समझ पाएंगे आप। यहाँ पर पौराणिक में आप अलग अलग जो पुराण रहे हैं उनके भी आपको संदर्भ मिलेंगे। यहाँ पर मैं केवल तुलनात्मक रूप से, सामान्य रूप से बता रहा हूँ, क्योंकि जो दोनों जगह आप देखेंगे जो कि लघु बंध का प्रयोग किया गया है, आर्ष रूप का प्रयोग किया गया है, अलंकारिक भाषा का प्रयोग किया गया है, जो आपको सामान्य रूप से समझना चाहिए जब आप उन गद्यांशों को देखना प्रारंभ करते हैं। इसके बाद हम आते हैं शास्त्रीय ग्रंथ में, जिसमें कि आप जैसे उदाहरण के लिए काव्य मीमांसा को देखें, या शास्त्रीय ग्रंथ ध्वन्यालोक को देखें, या उनकी टीकाओं को देखें, काव्य प्रकाश, साहित्य दर्पण, इन सबको जब देखते हैं तो आप देखेंगे बहुत कठिन नहीं है जब आप पढ़ना प्रारंभ करेंगे, क्योंकि हम वहां पर पहुंचना ही नहीं चाहते हैं, मूल रूप से ये होता है। तो पहले आप वहां पर जाइए और जो आपको सामान्य रूप से समझ में नहीं आता है, वहां पर टीका में जो दी गई है उनको देखने का प्रयास करिए। जहां समझ में नहीं आता है वहां पर अनिवार्य रूप से आपको आचार्य जो हैं उनसे आपको संपर्क करना ही होगा, उनसे आप संपर्क करिए। और जब आप कुछ उदाहरणों को जब देखेंगे आप, तब आपको लगेगा जो कि हम धीरे धीरे उसमें गति हो रही है। क्योंकि अब आप एक दिन में चाहेंगे जो कि हम एक ग्रंथ को लिए और उसका अर्थ मैं समझ जाऊं, तो ये थोड़े तो आपके लिए समस्याप्रद होगा ही। लेकिन जो मैंने स्टेप बाय स्टेप बताया, जो कि 0 स्टेप से प्रारंभ करिए, फिर आप छोटे छोटे गद्यांशों को लीजिए, उसके बाद फिर जब आगे बढ़ते हैं तब आप मूल ग्रंथ में आइए पढ़ने के लिए। और इसके लिए छोटे छोटे कथानक जो है, लघु कथा जो है, वो आपके लिए उपादेय हो सकते हैं। तो जब आप इन सब को देखेंगे तब आपको लगेगा कि मूल ग्रंथ जो है वह आपके लिए सहज हो जा रहे हैं। और वहां पर केवल क्लिष्ट पदावली ही नहीं है, वहां पर आप सहज रूप से उनके अर्थों को समझ पाएंगे। जैसे मैं कुछ उदाहरण यहाँ पर अलग अलग ग्रंथों से देने का मैंने प्रयास किया है। जैसे आप कर्णभारम का देख रहे हैं, महाकवि भास जो है उनका ग्रंथ है, आप लोग परिचित होंगे जो पढ़े होंगे, क्योंकि प्राक शास्त्री में और कहीं पर आचार्य में, ये MA में रखा गया है पाठ्यक्रम में। यहाँ पर आप जो भी देख रहे हैं, जैसे कर्ण ततः भगवन् अखिलान्यस्त्राण्युपशिक्षितुम् इच्छामि इति उक्तवान् अस्मि, अखिलानि अस्त्राणि उपशिक्षितुम् इच्छामि इति उक्तवान् अस्मि। आप इसका सहज अर्थ ले सकते हैं। अस्मि दिया गया है, आप सामान्य रूप से उसका अर्थ आप जानते हैं, क्योंकि अस्मि का प्रयोग कहाँ किया जाता है। तो यहाँ पर कौन हो सकता है कर्ता, क्योंकि डायलॉग फॉर्म में है, संवाद की शैली में है, तो कर्ण कह रहा है और अहम यहाँ पर साइलेंट है, जो कि आप समझ रहे हैं, अस्मि के माध्यम से समझ जा रहे हैं। तो मतलब यह कौन कह रहा है, किसके बारे में कहा जा रहा है? कर्ण अपने बारे में कह रहा है। किससे कह रहा है? तो संवाद जिसके माध्यम से चल रहा है उसके वो आप देख रहे हैं। इसके बाद सामान्य आपको संधि का नियम पता है। अब आप वहां पर पहुंचेंगे जो कि जहां पर कहा गया अखिलानि अस्त्राणि, यहाँ पर अखिलानि अस्त्राणि देख रहे हैं। ठीक है, पहली बार में आपको समझ में नहीं आएगा कौन सी संधि है, किसी से पूछिए, आप उन सूत्रों को देखिए, उनके उदाहरण को देखिए, फिर आप देखिए अच्छा ये यहाँ पर जो है इकोजनक सूत्र लग रहा है, यह ना संधि है। और आगे जब भी आप इस तरह का देखेंगे तो पहले आपका दिमाग वहीं पर जाएगा। इस तरह आप एक एक स्थल को आइडेंटिफाई करिए, तब जाकर के, और यही एक परंपरा रही है जो कि हम लोग समझते हैं, जो कि प्राक शास्त्री में जिनको जो मन हुआ वो ग्रंथ लगा दिए, आचार्य में जिनको जो मन हुआ ग्रंथ लगा दिया। ऐसा नहीं है।
आपको प्राक शास्त्री में पहले लगाया जाता है सरलतम ग्रंथ, फिर शास्त्री में ग्रेजुएशन लेवल में उससे कठिन ग्रंथ, कठिन मतलब जो आप सहज रूप से समझ सकें, उसके बाद आप जाते हैं उससे जो प्रौढ़ ग्रंथ है वो लगाए जाते हैं। तो ये आपको समझना होगा और अभ्यास करना होगा इस तरह से। इसी तरह आप वासवदत्ता जो है वहां पर देखते हैं, आप देखिए जो कि कितने सहज ये पदावली का प्रयोग किया गया है। हाँ, थोड़ा प्रौढ़ ग्रंथ है तो आपको थोड़ी समस्या तो होगी ही, लेकिन जिस तरह प्रयोग यहाँ पर किया गया है, जो कि छल निग्रह प्रयोगावादेशु नास्तिकता चारवाकेशु कंटक योगो नियोगेशु परिवादो वीणासु खल शालिशु, ये आप ऐसा नहीं है कि सर्वत्र आपको इतना सहज ही मिलेगा उसमें, लेकिन मैं यही कर रहा हूं क्योंकि चाहिए यह जो कि हम इस तरह के जो लघु पदावली वाले हैं जिनको छात्र सहजता से समझ सकें, उस तरह के ग्रंथों के अंशों को पाठ्यक्रम में रखें। और ये हमारे लिए भी जो आवश्यक है, जो पाठ्यक्रम निर्धारण करने वाले होते हैं, यहाँ पर उस तरह के व्यक्ति मौजूद हैं जो उन कार्यों में होते हैं, उनको भी चाहिए जो कि हम इस तरह के कुछ कोर्स डिजाइन करें जिनको कि आप कह सकते हैं जो कि ब्रिज कोर्स टाइप में ये आप रख सकते हैं, जो अनिवार्य किया जाए। जैसे कि आप आईआईटी बॉम्बे या अन्य आईआईटीज में आप जाएंगे, जो अंग्रेजी नहीं जानते हैं, सामान्य रूप से अंग्रेजी पृष्ठभूमि से नहीं है, उनके लिए ब्रिज कोर्स कंपल्सरी रखा जाता है, क्योंकि आप वहां पर जो आगे चल करके थीसिस लिखेंगे अंग्रेजी में, तो आपको सामान्य जानकारी तो होनी चाहिए जिस आधार पर लिख पाएंगे, आप अपनी भावनाओं को रूप दे पाएंगे। इसी तरह अनिवार्य रूप से वहां पर आवश्यकता होती है जो कि कम्युनिकेशन स्किल, सभी को अनिवार्य कोर्स करवाया जाता है, वो बीटेक के स्टूडेंट हो या पीएचडी के स्टूडेंट। तो ये सब इसी तरह हर एक विश्वविद्यालयों में यह ब्रिज कोर्स जो है कंपल्सरी होना चाहिए ये, क्योंकि बच्चे जो आ रहे हैं वह इन बातों पर ध्यान नहीं दिए होते हैं। तो और ब्रिज कोर्स में इसी तरह के पाठ्यक्रम रखे जाएं जो कि वह संस्कृत में दक्ष हो सकें, संस्कृत का अर्थ ग्रहण कर सकें, संस्कृत को समझ सकें सामान्य रूप से। और ये सभी के लिए होना चाहिए, मैं केवल संस्कृत के छात्रों के लिए, संस्कृत विभाग के छात्रों के लिए नहीं होना चाहिए। जैसे जहां पर मैं हूं वहां पर इसी तरह फंक्शनल संस्कृत इस तरह का कोर्स इंट्रोड्यूस किया गया है, जो कि हर एक अर्थात विश्वविद्यालय के सभी विभाग के सभी छात्रों को, वो मैनेजमेंट के हों या फिजिक्स के हों या अन्य विषय के हों, संस्कृत के वाले के लिए तो कंपल्सरी है ही। और इतना ही नहीं, जितने भी अध्यापक हैं उनके लिए भी रखा गया है, जो कि वो हालांकि वहां पर स्वेच्छा से है, तो ये एक ब्रिज कोर्स रखना चाहिए, ताकि अगर आप चाहते हैं कि भारतीय जो परंपरा है, जो निधि है, उन निधियों को समझने वाले हों, तो उनके लिए यह आवश्यक है। इनको आप ध्यान में रखेंगे। इसी तरह कुछ और मैंने उदाहरण यहाँ पर प्रस्तुत किया है जो आप देख सकते हैं, क्योंकि बहुत ही सहज है, और जब आप पढ़ना प्रारंभ करते हैं तो उनका अर्थ आप सामान्य रूप से लगा सकते हैं, बहुत कठिन नहीं है। हाँ, कहीं कहीं बहुत समस्त पदावली का भी प्रयोग किया गया है। तो जब आप छोटे छोटे लघु पदावली, लघु पद जो है उनके प्रयोग जो हुए हैं, उस तरह के उदाहरण देकर के आप अगर उनको सिखाएंगे, इस तरह के भाषा ट्रेनर जो है उनको बताएंगे, तो वह सहज हो जाएंगे। उसके बाद अगर आप ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में उनको लेकर जाते हैं तो वह उपादेय होगा, वह समझ पाएंगे, जान पाएंगे, और उसमें उन ग्रंथों में उनकी गति होगी, पहले से वो जानते रहेंगे। जो कि दस कुमार चरितम कह रहे हैं तो इसका कथानक किया है और उसके कुछ उदाहरण दिए जाएंगे। पंचतंत्र है, इसका कथानक किया है, इसके कुछ उदाहरण दिए जाएंगे। तो वह सहज रूप से अपने आप को जान पाएंगे, समझ पाएंगे, अन्यथा समस्या होगी। फिर देखिए वहां पर अकाल वर्णन का किस तरह प्रयोग, कितना सहज रूप में वर्णन किया गया है। तो ये जितना भी आप देख रहे हैं अलग अलग ग्रंथों में, ये दस कुमार चरितम का ये उदाहरण हमने यहाँ पर प्रस्तुत किया था। इसी तरह आप कादम्बरी तो सभी परिचित हैं ही, लेकिन कादम्बरी के कुछ सहज उदाहरण भी हैं, और दीर्घ समस्त पदावली का तो उदाहरण आप देखते ही हैं। इसी तरह सुकनासोपदेश जो है वह तो यूपीएससी से लेकर के हर जगह सामान्य रूप से लगा हुआ है, जो आप पढ़ते हैं। तो इस तरह के कुछ पाठ्यक्रम ब्रिज कोर्स बनाए जाने चाहिए, जिसके माध्यम से बच्चे इनको समझ पाए, क्योंकि यह बहुत बड़ा गैप हो रहा है जो कि हम लोग इन बिंदुओं पर ध्यान नहीं देते हैं, और
अध्यापक होने के नाते जो हमें दिया जाता है पढ़ा अध्यापन के लिए, हम पढ़ा देते हैं, हम भी निवृत्त हो जाते हैं, छात्र भी निवृत्त हो जाते हैं और वस्तुतः फिर उसको वो ढोते रहते हैं। तो इस पर थोड़ा विचार करना चाहिए जो नीति नियंता है उनके लिए भी। और जब तक कोई इस तरह के नहीं बनते हैं तब तक आप अपने लिए ब्रिज कोर्स डिजाइन करिए, खुद ही आप अध्ययन करिए। तो ये अलग अलग उदाहरण मैंने दिया। और ये जो प्रथम उपन्यास जो है शिवराज विजय अंबिकादत्त व्यास जी का, ये आप बेहतर तरीके से अलग अलग संदर्भों में देखते हैं, अलग अलग संदर्भों में पाठ्यक्रम में आपके लगे हुए हैं। और फिर वही बात मैं कहूंगा, जब आप ग्रंथ पढ़ना शुरू करते हैं तो उनकी पृष्ठभूमि जरूर देखिए। जो राजस्थान, मूल राजस्थान से होते हुए जब ये बिहार के वह गंगा के तटवर्ती प्रदेश का जो झलक आपको सहज रूप से पूरा यहाँ पर वर्णन में दिख जाएगा। इसी तरह आप आइए जो कि कुछ जो अभिलेख हैं उनका जब अध्ययन करते हैं आप, क्योंकि आप संस्कृत के जो छात्र हैं उनके लिए तो ठीक ही है, लेकिन उसके इतर भी जो छात्र हैं या आपके पाठ्यक्रम में भी यूजीसी वगैरह में भी आपको दिया गया है, तो ये आप समस्त जितने भी उद्धरण हमने यहाँ पर दिया, ये तो केवल एक आपको दिग्दर्शन मात्र दिया गया है जो कि आपको वहां पर जाकर के खुद देखना है। इन सभी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है, क्योंकि एक समय सीमा यहाँ पर है। इस आधार पर मैं जल्दी इसको समाप्त करने की दिशा में हूँ, क्योंकि जो हमें समय दिया गया है उसी पर हम रहेंगे। ये तकनीकी पक्ष को ध्यान में रखते हुए आप आगे जो कार्य करते हैं तो इन बातों को ध्यान में रखेंगे, जो कि गद्य पाठक जो है, प्रोज रीडर या फिर विविध ग्रंथों का अंतर्जाल पर प्रस्तुति हो जो सहज रूप से उपलब्ध हो सके, उनके लिए यूनिकोड में जो जितने भी ग्रंथ हैं वो उपलब्ध हों। इस तरह की बहुत सारी योजनाएं हैं जो कि अलग अलग यहाँ पर आचार्य जगदानंद झा जी यहाँ पर हैं, इन्होंने बहुत कार्य किया है इन ग्रंथों के संदर्भ में, लेकिन और भी बहुत सारे कार्य हैं जो कि होने हैं। तो इसके लिए सभी छात्र जो है करें। अलग अलग इंस्टीट्यूशंस जो है उन्होंने कार्य किया है जो बहुत हद तक उपादेय है। हालांकि 100% आप किसी को नहीं कर सकते, लेकिन बहुत हद तक उपादेय है। जैसे मैंने पहला वाला दिखाया था, जिसमें आप वाक्य लिखेंगे, उसके बाद उनको वह अलग अलग स्प्लिट करके वह बताएंगे, अर्थात स्पीच करके बताएंगे। ये बहुत एक अच्छा वेबसाइट है जिसके माध्यम से आप एक समस्त वाक्य जो है वहां पर दीजिए, वो वाक्य को छोटे छोटे वाक्यों में स्प्लिट करके वह उसका उच्चारण करके वह बताएगा। और अलग अलग देखेंगे जो संस्कृत हेरिटेज साइट जो है वहां भी आप देख सकते हैं, अलग अलग जितने भी है। तो कुल मिलाकर के हम अपनी समय सीमा में निष्कर्ष की ओर पहुंच चुके हैं। और यहाँ पर मैं बताने का प्रयास करूंगा जो कि सामान्य रूप से आपको ध्यान रखना है, जो कि व्यावहारिक जो ज्ञान है व्याकरण का वह आपको अर्जन करना ही होगा, जो मैं ब्रिज कोर्स के रूप में जो मैं चर्चा कर रहा था बार बार। इसके बाद पूर्वाग्रहों से बचते हुए, अपने सामर्थ्य को पहचानते हुए, लेखक की जो दृष्टि है, लेखक का जो देश काल परिस्थिति है उनको ध्यान रखते हुए, अंतर्वैषयिक जो दृष्टि है यह बहुत जरूरी है। आप संस्कृत के हैं तो सिर्फ संस्कृत तक ही सीमित ना हो, आप भूगोल, इतिहास, अन्य जो पक्ष हैं उनको भी सामान्य रूप से आप जानते रहें, नहीं तो आप समझ नहीं पाएंगे। आप केवल ग्रंथ तक ही सीमित रहेंगे और ग्रंथ को भी ठीक से समझ नहीं पाएंगे। इसके साथ साथ जो अलंकारिक प्रयोग किए जाते हैं उनको भी आप ध्यान में रखें, नहीं तो आप देखेंगे जो कि हस्ते लीला कमल मल के वाले कुंदान विद्धम जहां पर चर्चा करते हैं आचार्य महाकवि कालिदास जो चर्चा करते हैं, तो आपको समझ में नहीं आएगा जो एक ही समय में कैसे ऐसे हो सकता है। तो इन सभी बातों को आप ध्यान में रखिए, तब जाकर के आप ये जो गद्य है, पद्य है, इनमें आपकी रुचि होगी, आप उन निधियों को समझ पाएंगे, उससे आगे आप चल पाएंगे, जान पाएंगे जो कि कैसे करना चाहिए। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ मैं यहाँ पर विराम लेता हूँ अभी तत्काल, क्योंकि एक निर्धारित समय सीमा में ही हमें चर्चा करनी थी। और यहाँ पर मैंने सामान्य चर्चा प्रस्तुत की, विस्तृत यह कह सकते हैं कि बीज रूप में जो उन्होंने प्रारंभ किया था, तो ये एक बिंदु मात्र है यह। इसके आगे जो भी कार्य है वह आप लोगों को करना है, ताकि आप बीज बिंदु पताका प्रकड़ी कार्य तक आप पहुंच सकें। तो पताका प्रकड़ी जो है वह आप
अलग अलग प्रकरण को ध्यान में रखते हुए जोड़ते जाइए, तब हम वहां तक पहुंच पाएंगे। जितने भी यहाँ पर विद्यमान हैं उन सभी को मेरा एक बार फिर से अभिनंदन, अभिवादन, और इसी के साथ मैं धन्यवाद करूंगा भारतीय महाविद्यालय जो है, उनके प्राचार्य जी हैं, विशेष रूप से चंदन, अनुज कल्प चंदन जो है, जिन्होंने यहाँ पर हमें योजित किया और हम आप और हमारे मध्य संवाद स्थापित हो सके। और जितने भी यहाँ पर श्रोता विद्यमान हैं उन सभी को मैं साधुवाद देता हूं, जो कि इतना धैर्यपूर्वक इतना देर तक सुनते रहे हमें। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम करता हूं। सभी को प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर विपिन सर। आपके संपूर्ण व्याख्यान में संस्कृत के मूल ग्रंथों को कैसे पढ़ा जाए, इसके लिए एक दिशा हमें अवश्य प्राप्त हुआ है और इसको एक अनुशासन मानते हुए हम लोग इस पे कार्य करेंगे और हमारे छात्र इस दिशा में आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले संधि ढूंढेंगे, संधि के बाद एग्रीमेंट सब्जेक्ट वर्ड के बीच में है, अन्वय करेंगे, फिर शब्दों को देखेंगे और समास को देखेंगे और निसंदेह फिर हम शब्दार्थ वाक्यार्थ तक पहुंच पाएंगे। तो मुझे लगता है कि हम फिर इसके बाद जो हमारे बीच में दूसरे वक्ता है, दूसरे वक्ता के रूप में डॉक्टर पीयूष राज जी हैं। पीयूष राज जी दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रतिष्ठित कॉलेज से BA और MA किया है। और ये जानकर बड़ा आश्चर्य होगा कि संस्कृत का विद्यार्थी, अक्सर हम लोग सुनते हैं कि संस्कृत के लिए होता है कि हम लोग टीचर और प्रोफेसर बनते हैं, लेकिन गोल्ड मेडलिस्ट होने के बावजूद भी पीयूष राज अभी बैंक में सीनियर मैनेजर हैं। और आपको बड़ा आश्चर्य होगा कि जब भी इनका प्रमोशन होता है तो समय ये ऐसा नहीं होता है कि समय हुआ तो प्रमोशन हो गया। इनके सामने देखेंगे पीयूष राज प्रमोटेड बाय मेरिट। जब भी इनका मैं देखता हूँ, और JNU DU दोनों जगह जब एंट्रेंस एग्जाम हुआ तो दोनों में टॉप किया था इन्होंने। JNU के एग्जाम में भी इन्होंने प्रथम स्थान प्राप्त किया था, DU में भी प्रथम स्थान प्राप्त किया था, BA और MA दोनों में गोल्ड मेडलिस्ट है और निरंतर संस्कृतानुरागी है। हमें संस्कृत के प्रति बहुत ही निष्ठावान है और वहां भी संस्कृत के लिए काम करते रहते हैं। तो मैं ऐसे जो हमारे अनुज कल्प, हमारे बहुत प्रिय पीयूष राज हैं, मैं डॉक्टर पीयूष राज को आमंत्रित करता हूं कि वह आए और शासकीय जो प्रयोजन है, शासकीय कार्यों के लिए शब्दकोश का निर्माण होता है, उस शब्दकोश के निर्माण में संस्कृत भाषा की क्या योगदान है, उस योगदान पर हमारे अनुज हमारे छात्रों के लिए बहुत उपयोगी होगा। और पीयूष राज हमारे छात्रों के लिए बहुत अच्छे मार्गदर्शक भी हो सकते हैं। उन्होंने कैसे संस्कृत से BA MA करने के बाद कैसे अपने दूसरे क्षेत्र को चुना और वहां जाकर भी ये परचम लहरा रहे हैं। तो ऐसे जो हमारे विद्वान अनुज कल्प डॉक्टर पीयूष राज है, उन्हें आमंत्रित करता हूँ कि वो आए और अपने वक्तव्य हमें लाभान्वित करें। आदरणीय डॉक्टर पीयूष राज। चंदन जी, एक चीज बोलना चाह रहा था, ये जो व्याख्यान चल रहा है इसका रिकॉर्डिंग यदि कर देंगे तो अच्छा रहेगा। शायद रिकॉर्डिंग पता नहीं क्यों लेकिन रिकॉर्डिंग हो नहीं रहा, मेरे से दिक्कत आ गई थी। ये बहुत उत्कृष्ट कोटि के व्याख्यान है और ये सभी के लिए बहुत लाभदायी भविष्य में होने वाले हैं। प्रयास करता हूँ। किसी और को को-होस्ट बना देंगे तो वो कर पाएंगे। जी गूगल मीट रिकॉर्डिंग का की अनुमति नहीं दे रहा है, इस कारण से हो सकता है ये ऑप्शन नहीं दे। ये अभी समस्या थोड़ी सी आ रही है, गूगल मीट परमिट नहीं कर रहा है रिकॉर्डिंग के लिए। तो लेकिन कोई समस्या नहीं है, रिकॉर्डिंग आपकी हो रही है यहाँ पर, मैं उपलब्ध करवा दूंगा। धन्यवाद। आरंभ करता हूँ। आदरणीय प्रोफेसर रंजन कुमार त्रिपाठी सर, डॉक्टर विपिन कुमार झा साहब जिनको अभी हम लोगों ने सुना, प्राचार्य प्रोफेसर रेखा सप्रा मैडम, डॉक्टर आशा तिवारी मैडम विभागाध्यक्ष संस्कृत विभाग,
आज जिस विषय पर बोलने के लिए चंदन जी ने आमंत्रित किया है वो है शासकीय शब्दकोश निर्माण में जो संस्कृत भाषा की भूमिका होती है। तो शासकीय शब्द निर्माण से तात्पर्य ये है कि जो शासकीय प्रयोजन है, जो गवर्नमेंट के कई सारे डॉक्यूमेंट होते हैं या कई सारे प्रयोजन होते हैं, उनमें जो शब्दों का निर्माण किया जाता है उसमें संस्कृत की क्या भूमिका है। तो अगर बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कह दिया जाए तो इसमें संस्कृत की केंद्रीय भूमिका है। तो मतलब ये है कि संस्कृत के बिना आप शासकीय शब्दों का निर्माण नहीं कर सकते हैं। और मैं 2 मिनट में जुड़ता हूँ। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और आप सभी का धन्यवाद करती हूँ। सबसे धन्यवाद करने के लिए सबसे ज्यादा मुख्य अतिथि हमारे थे प्रोफेसर रंजन कुमार त्रिपाठी जी। उनका मैं शुक्रिया करती हूँ कि वो आए हमारे कार्यक्रम में और उन्होंने बहुत ही अच्छा वक्तव्य भी दिया। उसके बाद जो हमारे मुख्य वक्ता थे डॉक्टर विपिन कुमार झा जी और डॉक्टर पीयूष राज जी, दोनों ने ही संस्कृत भाषा की जो महत्ता है उसको बहुत ही सुंदर ढंग से हमें बताया। विपिन कुमार जी ने जो संस्कृत के मूल ग्रंथों को कैसे पढ़ा जाए और उसकी पाठ विधि जो थी बहुत ही रुचिकर थी। और पीयूष राज जी ने जो शब्दकोश निर्माण बताया हमें कि हमारी प्रशासनिक भाषा जो है वो क्या होती है, शासकीय भाषा में संस्कृत का जो योगदान है वो क्या है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण था और बहुत ही प्रभावी था और बहुत ही अच्छी जानकारी थी हम सभी के लिए, हमारे सभी छात्रों के लिए भी और हमारे जो अध्यापक हैं सभी के लिए। मैं आप सभी को धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। ताकि हमारी जो प्राचार्य हमारे साथ रही और हमें हमेशा मार्गदर्शन करती हैं, उनका भी मैं धन्यवाद ज्ञापन करती हूँ। हमारे विभाग की जो इंचार्ज महोदया हैं डॉक्टर आशा तिवारी मैम, जो हमेशा एक फ्री हैंड देती हैं कोई भी कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए, हमें सपोर्ट करती हैं कि हम कार्यक्रम को आयोजित करें और उसमें हमारी भूमिका भी मुख्य रहे, उनको भी धन्यवाद देती हूँ। इसके साथ ही राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान लखनऊ से सदानंद झा जी हमारे बीच में हैं, उनको भी विशेष धन्यवाद। आप पूरे कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े रहे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपको प्रणाम, नमस्कार। और उसके साथ ही हमारे जो विभाग के सभी आचार्य जितने प्राध्यापक हमारे हैं उनका भी धन्यवाद और सबसे विशेष धन्यवाद हमारे छात्राओं का जो पूरे समय हमारे साथ में जुड़ी रही। तो औपचारिक रूप से मैं आप सभी को धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। मुझे मुझसे कोई त्रुटि हुई हो तो क्षमा करें। बहुत बहुत धन्यवाद विद्या मैडम। तो आज हम लोग कार्यक्रम मैं अपने अनुज को इससे पहले कि वो कार्यक्रम का पूर्ण विराम करें, यद्यपि विधिवत रूप से धन्यवाद ज्ञापित हो चुका है, फिर भी आज के जो तीनों व्याख्यान रहे हैं, प्रथम व्याख्यान में जो बीजारोपित किया गया है, अदिति बोधाचरण प्रचार के माध्यम से वो ही शुरुआत की गई, ग्रंथों का आरंभ किस तरह से किया जाए, अध्ययन और अध्यापन कैसे हो, उसके लिए जो एक दिशा निर्देश का बीज डाला गया, उस पर आगे जाकर के डॉक्टर विपिन कुमार झा जी ने जो अपना प्रभावपूर्ण वक्तव्य दिया, बहुत ही सुंदर व्याख्यान। अगर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगी तो शायद मुझे संतुष्टि नहीं मिलेगी। बहुत ही अद्भुत उनका व्याख्यान रहा। एक एक चीज को उन्होंने बड़े वैज्ञानिक तरीके से, उनकी पीपीटी भी तैयार की गई थी और एक एक जो अंग था उसको उन्होंने एक एक भाग को उन्होंने विश्लेषित किया और एक बड़ी सुंदर सी पंक्ति उन्होंने कही कि ग्रंथ का जब अनुवाद होता है तो उस मूल ग्रंथ की आत्मा विलुप्त हो जाती है। कदाचित जब हम अनुवाद पढ़ते हैं, ज्यादातर मतलब मेरा शिक्षकों से भी अनुरोध है इसीलिए कि शिक्षक वर्ग भी हमने से कई बार ऐसे होता है कि उस पर जो आगे कार्य हुए हैं, अनुवाद हुआ है, टीकाएं हुई हैं, वो केवल टीकाएं और विवृतियां देख लेते हैं। मूल ग्रंथ में क्या लिखा हुआ है उस पर कदाचित कभी ध्यान देने से चूक जाते हैं। तो बच्चे तो है ही, विद्यार्थियों के लिए तो है ही ये व्याख्यान भारी उपाधि, लेकिन हम सबके लिए भी बहुत बहुत लाभकारी है। मुझे लगता है कि कहीं कुछ हम लोग विस्मृत कर जाते हैं, तो वो
विस्मृति जो हो गई है वो पुनः स्मृति में आ जाए फिर से। इसीलिए बार बार इस तरह के संगोष्ठियों का आयोजन, विद्वानों को सुनना इसीलिए लाभकारी है। बहुत ही लाभकारी रहा हमारे लिए, विशेषकर यदि मैं अपने लिए कहूँ तो मेरे लिए तो बहुत ही उपादेय रहा विपिन कुमार झा जी का। और नंबर 2, अभी जो हमारे बीच बहुत ही यंग स्कॉलर आए हैं, आपने जो अभी व्याख्यान दिया है पीयूष जी, तो मुझे लगता है कि संस्कृतेतर हमारे पास आईआईटीसी के बहुत सारे विद्यार्थी आते हैं, जी पढ़ते हैं, सेक पढ़ते हैं, एईसीसी पढ़ते हैं, और उन लोगों को इस तरह से लाया जाता है। मुझे आज बहुत खुशी हो रही है। उन लोगों को इस तरह से वो करना पड़ता है एनकरेज कि आप आइए, आप संस्कृत की टेक्स्ट से आपका कोई लेना देना नहीं है, संस्कृत भाषा से आपका लेना देना नहीं है, बस आपको तो हिंदी और इंग्लिश ट्रांसलेशन के आधार पर